मैं ये पूछता हूँ क्यों नहीं बनाई ये फिल्म, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली में उनके साथ क्या हुआ जानते बहुत कम लोग हैं, किसी ने नहीं पढ़ा उनको। या वीर सावरकर का प्रेजेंस सेट पे था? आई यूज्ड टू फील समटाइम्स दैट करते करते मैं देखता था कुछ एंड आई यूज्ड टू सी अ शैडो और समथिंग एंड आई यूज्ड टू गो वाह दैट लुक्स लाइक विनायक दामोदर सावरकर। ये फिल्म ज्यादा मुश्किल थी या सरबजीत? ये डेफिनेटली। इसमें क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि पिक्चर खींचती चली गई ना तो मैं अंडरवेट रहता गया। मेरा इतनी मसल लॉस हो गया था, मेरा नी चटक गया। ऐसे घोड़े पे बैठा था मैं, ऐसे ही मैं छोटा छोटा कर रहा था, मैं ब्लैकआउट हो गया मेरे को और मैं नीचे मिला और मेरा घुटना इस तरफ। सरबजीत ना इतनी ज्यादा हॉन्टिंग मूवी थी कि मैं देख भी नहीं पाया। आई डोंट नो हाउ यू लिव्ड इट। तो उसके लिए मैंने बाथरूम में एक तो फ्लश करना बंद कर दिया और मैं बाथरूम की लाइट ऑफ करके जो शावर का एरिया होता है वहां पे मैंने चेन मंगा ली थी हाथ और पैर की, तो मैं वहां पे समय बिताने लगा। एक और खौफनाक चीज के बारे में पूछना है आपसे। हाँ। काला पानी गए थे वहां? यार मैं पहले तो मैं बैठा, ईंट वींट कैसे चलते होंगे आदमी, लेटा, ये किया वो किया। फिर 5 मिनट के अंदर अंदर ना मेरे को ऐसे लगा कि दीवारें मेरे पे गिर रही हैं, मेरा सांस फूलने लग गया। रात को तो एक अलग ही टाइप का सन्नाटा होता था वहां पे। 2 उम्र कैद 50 साल, उनके बिल्ले पे लिखा था 1960 में निकलूंगा। फांसी नहीं दी, क्यों? मार्टर बन जाते ना, शहीद हो जाते। रणदीपुरा भाई का स्वागत है टीआरएस पर। राम राम भाई, क्या हाल है? राम राम। अब जानते हो अंकित भैयनपुरिया कौन है? अंकित भैयनपुरिया? अंकित भैयनपुरिया। नहीं। ओके, उन्होंने आपका नाम इस शो पर लिया था। वो एक सोशल मीडिया सेंसेशन, फास्टेस्ट एवर ग्रोन इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छा फ्रॉम हरियाणा बेबी। अच्छा, हाँ जी। हरियाणवी कर तो रहे हैं कुछ। हरियाणा आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। याद आती है हरियाणा की? हाँ यार, याद तो आती है हरियाणा की, स्कूल की, नानी की, गांव की, लालचंद कॉलोनी रोहतक की। एक वहाँ का जो एक इनोसेंस थी, एक बचपना था, एक बचपन निकला, एक जब लाइफ में स्ट्रगल्स अलग होती थी। याद आती है, बिल्कुल आती है। अब कैसे स्ट्रगल्स है? अब तो उस वक्त अगर ये बात सोचते कि ये चीजें स्ट्रगल लगेंगी, उस वक्त तो अगर इसमें इसका एक छटाक भर भी मिल जाता ना तो ऐसा लगता अरे बस लाइफ सेट हो गई। पर वो मिलते चला जाता है, आदमी की चाह बढ़ती चली जाती है, और नॉट मॉनिटरी चाह बट सिर्फ पैसों की नहीं, सिर्फ कि और क्या है मुझ में जो बाहर निकल के आ सकता है, और क्या है जो मेरे अंदर छुपा है जो मैं सीना फाड़ के किसी को दिखा दूं। किसी भी पॉडकास्ट के लिए जब मैं रिसर्च करता हूँ, बाकी इंटरव्यूज देखता हूँ, पर आपके जवाबों के बदले आपके पॉजेस को नोटिस करता हूँ। पॉज कहाँ हुआ है? आप बहुत ज्यादा घुस जाते हो अपने खुद के काम में, एंड आई फील कि जब एक एक्टर इतने गहराई से घुस जाता है अपने काम में, कुछ तो इफेक्ट होता होगा उस एक्टर के रियलिटी पर, उस एक्टर के माइंडसेट पर। फेयर टू से आप कैरेक्टर्स में टोटली घुस जाते हो? घुस जाने का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में, आपके बदन में वो एक चाल ढाल, एक बोलने का तरीका, दूसरों को किस, दुनिया को किस नजरिए से देखना है, और ये भी अवेयर रहना है कि आप एक्टर हो यार। अब यहाँ पे मैं बिल्ला बिल्ला दिखा के कुछ मारने थोड़ी लग जाऊंगा लोगों को, ये होता है। और तो घुसने जाने का मतलब एक अलग होता है कि घुस गए तो वही कैरेक्टर बन गए हो आप, नहीं, उसके साथ आप टाइम बिताते हो, उसकी तरह सोचते हो, उसकी तरह आप किसी भी चीज को, पर्सनल रिलेशनशिप हो या किसी भी चीज को आप उस तरह से देखने लग जाते हो। तो वो फिर आपकी एक नजरिया बन जाता है, और उससे अपने आप पे ये फर्क पड़ता है कि आपको एक नया नजरिए से दुनिया देखने को मिलती है। एक तो वो फर्क पड़ता है, विच इज ऑलवेज, हमेशा वो एक अच्छी चीज होती है। एक दूसरे नजरिए से दुनिया को देखना चाहिए। मेरा ख्याल सिर्फ एक्टरों को नहीं, सभी को देखना चाहिए। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू देखनी चाहिए, भाई ये एक बात क्यों बोल रहा है, इसके साथ क्या गुजरी है, क्या हुआ। और कुछ चीजें रह जाती हैं, जैसे चार्ल्स सोबराज से मेरी स्माइल टेढ़ी हो गई थी, मैं एक साइड से स्माइल करने लगा, एक साइड की मेरी स्माइलिंग मसल्स ही, उसमें भी 1-1.5 साल मैंने काम किया था। फिर सरबजीत के टाइम मेरी बॉडी ने बहुत मार खा ली थी। अभी दोबारा सावरकर जी की बायोपिक में फिर मैंने वो ऐसा अपने साथ कर लिया था, हालांकि मैंने ठाना कि मैं नहीं करूंगा, तो वो रह गई। फिर मैंने एक पिक्चर है जो कि रिलीज ही नहीं हुई, बैटल ऑफ सारागिड़ी, मतलब कंप्लीट ही नहीं हुई। उसके अंदर जो मैंने 3 साल सिख स्वरूप में समय गुजारा, वहां मैं बहुत बदला, वहां मुझे बहुत बदलाव हुआ एज अ पर्सन। मैंने सिक्खी को काफ़ी पढ़ा, और एक सेवा भाव, एक फिर कनेक्शन कैसे बनाते हैं आप, कनेक्शन ऐसे बनाते हैं कि हमारे दादी के घर में, दादी के जहाँ पूजा का जगह होती थी, एक तो पूजा वूजा कोई करता नहीं था, हमारे आर्या समाजी टाइप के ही सब होते थे पहले तो। दादी को तो मैंने कभी पूजा करते नहीं, ना नानी को देखा, कभी पूजा करते नहीं देखा मैंने। एक गुरु नानक की फोटो होती थी, एक गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो होती थी, मे बी हनुमान जी एंड शिव जी, इस टाइप का ही होता था। तो वो
पर जब मैंने उसको देखा तो कहीं ना कहीं मेरी नानी दादी मेरे अंदर थी, वो एक सिख भावना मेरे अंदर थी। तो अपने अंदर आपके क्या क्या छुपा हुआ है वो भी आप बहुत डिस्कवर करते हो। जिन कैरेक्टर्स को आपने अब नेम किया, इन्हीं के ऊपर मैंने सवाल प्लान किए थे, अच्छा, तो आई एम ग्लैड कि यू ब्रॉट अप ऑल ऑफ देम। चलो करो, और क्या। जो आपके स्टैंड आउट रोल्स है, काफी ज्यादा इंटेंस है, काफी ज्यादा भारी है, मच हेवियर देन मेनी एक्टर्स दैट आई हैव मेट, आई वुड से दैट। ओके, आपने ये भी कहा कि किस्मत आपके पास रोल लाती है अक्सर, जी, यू डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम। ना आप इतने हेवी कैरेक्टर्स को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हो खुद की लाइफ में? आप पता असल नहीं में है। अंदर से इतने हेवी हो? देखो यार, मैं सोच वाला आदमी तो हूँ ही, मैं सोचता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं ये सब चीजें करता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि, पर देखिए शायद मैं अट्रैक्ट, कहीं मेरी इच्छा ही होगी ना, ये आ रहा है, ये भी तो बात है। हल्के फुल्के कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स आप बिल्कुल कैजुअली आप करके निकल जाओ, वैसे मैंने कैरेक्टर्स कम किए हैं, क्योंकि उसमें फिर आपकी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, और वैसे भी एज एन एक्टर मैं अनश्योर ही रहता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मैं सोचता हूँ क्यों करना है, क्यों करना पे मैं लगा रहता हूँ, और उसी से कुछ क्यों ना कुछ हो करना? जाता है। मतलब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, एज ए कैरेक्टर क्यों कर रहा हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग आप ये रोल क्यों कर रहे हो? एज ए ह्यूमन बीइंग भी, और एज ए कैरेक्टर मैं उस सीन में ये क्यों कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, दोनों चीज। क्या रणदीप खुश है? मैं तो यार मैं बहुत घिरा हुआ हूँ चीज़ों में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत कुछ काम, बहुत सारी चीज़ें एक बारी में कर रहा हूँ मैं। एज एन एक्टर पिक्चर प्रमोट कर रहा हूँ, एज ए डायरेक्टर पिक्चर ख़त्म कर रहा हूँ, एज ए प्रोड्यूसर प्लान कर रहा हूँ, अभी भी एज ए राइटर, को राइटर अपनी उत्कर्ष के साथ बैठ के सब टाइटल्स को ठीक करता हूँ तो इतना घिर गया हूँ मैं इसमें, और 2 साल से मेरा ये कुछ चला हुआ है, जब से सावरकर जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी बहुत है, पर तकलीफ़ें भी उतनी हुई हैं, और मेरे ख्याल से विदाउट स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस, तो शायद तरक्की भी उतनी ही हो, ये मुझे लगता है। इसी पे तो आदमी लगा रहता है यार, कि आज मैं ये दुख लेके, ये बोझ लेके, आज मैं इसको किसी ना किसी तरह इसके अंजाम तक पहुंचा दूं, ताकि कल को इससे कुछ शांति मिले। अक्सर जो फिल्में हम बचपन में देखते हैं ना, शायद कभी याद रहती है, शायद नहीं याद रहती, पर कुछ कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो आपको याद रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बचपन में मैंने वीर सावरकर की एक फिल्म देखी थी, मेरे ख्याल से मराठी फिल्म थी जो हिंदी में डब हुई थी। हाँ, वो एक फड़के जी थे, सॉन्ग राइटर थे, उन्होंने बनाई थी, उन्होंने भी क्राउड फंडिंग से बनाई थी, और बहुत दिन लगे थे उनको, बहुत तकलीफों में रहे थे वो भी। उसमें एक मिस्टर गॉड थे, उन्होंने एक्टिंग का पार्ट किया था उसमें, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द डायरेक्टर, पर वो फिल्म के ग्लिम्सेस मैंने भी देखे हैं। हाँ। वो फिल्म मैंने थिएटर में देखी थी, और मेरी मम्मी बहुत प्राउडली मुझे लेकर गई वो फिल्म देखने। तो मेरी इंप्रेशन वीर सावरकर की हमेशा पॉजिटिव ही रही है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे उनके बारे में बताया, स्टोरी समझाई। उस मूवी का इम्पैक्ट हमें शायद 6 या 7 साल का था, पर फिर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा। वाह, डार्क फिल्म थी, मतलब जो काला पानी के बारे में दिखाया है, जी जी जी, जो प्रिजनर्स के साथ करते थे काला पानी में, वेरी वेरी ग्रिटी। आई एम श्योर कि हाँ, आपने भी वही सब गया मैं वहां पे। हाँ, आप गए काला पानी? हाँ, मैंने तो कमरे में बैठ के पिक्चर लिखी थी यार, काला पानी के कुछ फोटोज देखे थे। एक मिनट, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, क्यों बनाई ये फिल्म? क्यों बनाई ये फिल्म? क्योंकि मैं ये पूछता हूँ, क्यों नहीं बनाई ये फिल्म, क्या प्रॉब्लम है? इतनी उनकी ग्लोरियस कहानी है, इतने उन्होंने इतने बलिदान दिए, इतना कुछ किया। मुझे इससे सवाल सभी लोग पूछते हैं, मेरे शुभचिंतकों ने मेरे को ये भी बोला था, अरे ये फिल्म करेगा तो एक पार्टी का हो जाएगा, संघीय एक्टर बोलेंगे लोग, ये बोलेंगे। तो मैं बोला, अगर मैं नेहरू जी भी करता ये फिल्म, तो ऐसे ही वो भी इतनी शिद्दत से करता, इतनी सिंसियरिटी से करता। तो ये समझ में नहीं आता इनके ऊपर फिल्म क्यों, इतना बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को यार, और एकदम से पता नहीं उनकी किस्मत थी या क्या है, कितने डिवाइसिव एकदम से होता है। हालांकि उनके बारे में जानते बहुत कम लोग हैं, एक्चुअली में उनके साथ क्या हुआ जानते बहुत कम लोग, किसी ने नहीं पढ़ा उनको पढ़ा तो छोड़ो, बहुत कम लोगों ने पढ़ा, ऐसे नहीं किसी ने नहीं पढ़ा, बहुतों ने पढ़ा भी है, मराठी में तो बहुत ज्यादा पढ़ा है। पर उनके बारे में जो उनके बारे में, एक तो अभी रिसेंटली डिस्कवरीज होने लगी हैं, उनकी लाइफ फिर से उसमें आ रही है। आज देखिए हिंदुस्तान में एक पार्टी, रूलिंग पार्टी है, जो हिंदुत्व, जिनका मैनिफेस्टो, मतलब उनका आइडियोलॉजी है, जो कि सावरकर जी ने दी थी, जिनको हमेशा नकारा गया, पर आज वो पावर में है, उनकी सोच पावर में है। तो ये हमारी टाइम्स की एक कर्स होती है आर्टिस्ट के लिए, कि आर्टिस्ट को बहुत बॉक्स किया जाता है। जी 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 जी। मतलब इस पॉडकास्ट से पहले मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, वो भी कंटेंट क्रिएटर, और मेरा चड्डी बड्डी है, मतलब पहले से जानता हूँ उसे, वो अभी कंटेंट क्रिएटर बन चुका है, वी आर द सेम एज। पर उसके सारे फ्रेंड्स ना बहुत लेफ्ट विंग माइंडसेट के जी। तो मैंने जब आपके बारे में पूछा तो वो बहुत एक्साइट हुआ एज एन आर्टिस्ट, पर उसने मुझे ये भी कहा कि हाँ, पर कुछ लोग कहेंगे संगीत एक्टर। फिर जब आपने कहा कि हाँ, तो मुझे पहले तो एज एन आर्टिस्ट फ्रस्ट्रेशन फील हुई कि यार, मतलब
आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। आर्टिस्ट क्यों? आर्टिस्ट होता है यार। देखो अगर अगर गांधी जी के ऊपर पिक्चर बन सकती है, वो भी अंग्रेज ने बनाई, हमारी गवर्नमेंट ने पूरी मदद की उनकी, ठीक है। फिर सरदार पटेल जी पे 2 पिक्चरें बन चुकी हैं। रंगरसिया में राजा रवि वर्मा का रोल मैं कर चुका हूँ, चार्ल्स शोभराज का रोल कर चुका हूँ, मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। ये 2024 की खासियत है ब्रो। हाँ खासियत है, खासियत है। ये देखिए सोशल मीडिया जो है उसके कर्स भी हैं, उसके फायदे भी हैं। जब से सोशल मीडिया आया है तो सब जो लोग जुड़ बटे हुए थे, मेरा ये मानना है कि मीडिया पहले एक उससे कंट्रोल की जाती थी कि एक टाइप के कॉलेज के लोग, मास मीडिया वाले, ये वाले वही वो करते थे वर्ल्ड ओवर, ऑक्सफोर्ड ये वो जहाँ पे भी आप चले जाओ, कैम्ब्रिज, तो वो लोग ही एडिटर्स बनते थे, राइटर्स बनते थे, पढ़े लिखे वो ज़्यादा थे, उनको थिंकर, उनको ज़्यादा इंकलकेट किया जाता था थिंकिंग, तो वो सब उसी एक ही उसके थे, तो दूसरे लोगों को आवाज़ नहीं मिल रही थी। जो अपने अस्तित्व में या अपने जहां पे रह रहे हैं उनका लोकल उसमें जो उनका चल रहा है, जो उनकी सोच है, उनको आवाज ही नहीं मिलती थी। सोशल मीडिया से सबको आवाज मिल गई, डेमोक्रेटिक हो गया है, तो गालियां भी डेमोक्रेटिक हो गई है यार। अच्छाइयां पता चल रही, तो एक दूसरे को जो जिनका भी दोस्त सोचते भाई मेरे को ग्रीन कलर पसंद है, ठीक है, अब वो सोशल मीडिया पे डालेगा हु एल्स लाइक्स ग्रीन, आ जाएंगे दूसरे ग्रीन कलर वाले, राइट, फिर एक बोलेगा आई हेट ग्रीन। और आपको सिर्फ वो आई हेट ग्रीन वाला कमेंट याद रहेगा। हमें भी बॉक्स किया जाता है। इट्स लाइक मुझे तो बस काम करना है। ये पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किया क्यूरियोसिटी की वजह से। मजे आते हैं मुझे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के टाइम, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। पर अब इतना सोच समझ के करना होता है, मतलब ये जो सोच समझ के करना होता है, इस प्रोसेस की वजह से थोड़ा सा प्यार मेरा पॉडकास्टिंग से हट चुका है। थोड़ा सा, अभी भी है, बहुत ज्यादा प्यार है इस मीडियम के लिए, बट इट्स जस्ट बिकम डिफिकल्ट टू बी एन आर्टिस्ट आज के जमाने में। या बहुत वो हो गया है, बिकॉज पहले अगर आप ये करते और आपको अगर कमेंट सेक्शन नहीं होता, लाइक सेक्शन नहीं होता, तो पता ही नहीं चलता जो होता था, कौन जूते मारता है, कौन फूल चढ़ाता है, तो पता ही नहीं चलता। अभी क्या है, डायरेक्ट वो बन गया है, लोगों को एक वो बन गया, नहीं तो आप इतने लोगों से मिल ही नहीं सकते ना लाइफ में। जो हैवीनेस की बात आपने करी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की हैवीनेस फील होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी हैवीनेस फील होती है, क्योंकि मुझे सावरकर जी के जो देखिए 2 घंटा 50 मिनट की पिक्चर है, उसमें मैं 53 साल की जिंदगी बता रहा हूँ, तो वो उनका एक उनका जो रंग है उससे रंगना है ना मेरे को पूरे उसको, तो वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है कि कहीं रंग छूट ना जाए या रंग गलत ना हो जाए, और उनका नजरिया क्या था हर चीज की तरफ। देखिए हर एक, जैसे आज की तारीख की हम बात कर रहे हैं, 2024 की सिचुएशन ये है, 1924 की सिचुएशन अलग थी, तो जब उनको आज के तराजू से तोला जाता है वही गलत है। वेस्ट में क्या किया, वेस्ट में लोगों ने स्टैचूज तोड़ने बंद कर दिए, शुरू कर दिए स्टैचूज, अपने पुराने उनके जो स्टैचूज के, ये स्लेव ट्रेडर था, ये था, ये था, अरे उसको तोड़ के क्या फायदा। जो दुनिया लूट के तुम्हारे लेके आए हैं, जो तुम अब हीटिंग में, एयर कंडीशनिंग में, बढ़िया रोडों में, बिल्डिंगों में रह रहे हो, उनसे उनको छोड़ो तो सॉरी मानेंगे ना। ऐसे ही जैसे कोलंबस डे सेलिब्रेट किया जाता है अमेरिका में, अब पता चला कि कोलंबस जी तो स्लेव ट्रेडर थे, राइट। अभी ऐसे ही हर जगह का इतिहास लोग खोद रहे हैं, जिन कुछ इतिहासकार हैं वो दूसरों से शेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि भाई इनकम्प्लीट कहानियां हमें बताई गई हैं। तो उसी तरीके से ये भी एक अधूरे इतिहास का एक पन्ना है, जिसको जैसा ही वो थे वैसे आप देखो। आपको वीर नहीं लगते तो मैंने तो नहीं बोला पिक्चर में वीर सावरकर, आप घर जाके डिसाइड करो वीर थे कि नहीं। आपके सपने में आए यार जब मेरे को पिक्चर आई थी तो मेरे को लगा यार मैं सावरकर जी से दिख ही नहीं सकता। फिर धीरे धीरे उसको जब मैंने अपने आप को, जैसे मैं हर पिक्चर में करता हूँ विद रेणुका पिल्लई, माय मेकअप आर्टिस्ट, तो उनके साथ मैं करता हूँ, तो करना शुरू किया धीरे धीरे धीरे, अनकैनिली आई स्टार्टेड लुकिंग लाइक हिम। तो मैं उनका चश्मा और टोपी पहन के बैठ जाता था और लिखाई विखाई करता था, और हिंदी में फाउंटेन पेन से मैं लिखने लग गया था। तो स्क्रीन प्ले में कई बार आप फंसते थे कि यार इसको इस कल्मिनेशन पे क्या लाऊं, ऐसा इस सीन के बाद क्या हाई पॉइंट आना चाहिए जो कि क्रोनोलॉजी में भी जाए, टाइम की क्रोनोलॉजी में भी जाए, और सावरकर जी से भी जुड़ा हो, और कुछ उसका ड्रामेटिक पॉइंट आए। तो ऐसी किताबों के साथ मैं बैठा रहता था, नीचे जमीन पे जैसे वो बैठते थे, तो ऐसे ही मैं कोई किताब ऐसे उठाता था रैंडमली, उसको खोलता था, ये ले। तो ऐसे ऐसे होने लगा मुझे, मैं बिहेव उनकी तरह करने लगा, और मेरे को ऐसा लगने लगा था, मुझे सभी लोग बोलते थे ये क्या हो रहा है तुझे, मैं आई डोंट नो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, पर मुझे ये खत्म करनी है। फिर मुझे ये लगने लगा सावरकर साहब डायरेक्टर ही थे। उन्होंने बहुत डायरेक्शन दी लोगों को। मतलब आपने फिल्म डायरेक्ट भी की है, जी, और एक डायरेक्टर को सीन दिख जाती है खुद के दिमाग में सीन के होने से पहले।
पर देखिए हाँ, मैं उस टाइप का डायरेक्टर नहीं हूँ, बट हाँ क्रिएटिविटी भी आपको तोहफे की तरह दी जाती है। तो मेरा एक्चुअल सवाल ये है कि क्या वीर सावरकर का प्रेजेंस सेट पे था? जी बिल्कुल था, हर फ्रेम में था। ये मेटाफिजिकल सवाल पूछ रहा हूँ मैं थोड़ा। There were times when I really felt that. और कुछ बताना? I used to feel sometimes that करते करते मैं देखता था कुछ, and I used to see a shadow or something, you know, of myself sometimes, and I used to go, wow, that looks like Vinayak Damodar Savarkar. वो क्यों चाहते थे कि ये फिल्म बने? मेरे ख्याल से वो लोगों तक पहुंचना चाहते थे, वो लोगों को तक अपनी सोच पहुंचाना चाहते थे, उन पे जो लालचना लगती है शायद उसको उसकी सच्चाई बताना चाहते हो। मैंने तो जो उनके बेल पेटिशंस होते थे वो भी मैंने किए हैं, पिक्चर में सब कुछ डाला है। फिर एक और चीज हुई कि मैं इसको 15 अगस्त को रिलीज करना चाहता था पिछले साल, फिर 26 जनवरी को रिलीज करना चाहता था मैंने पूरी जान लगा दी कि इतने बड़े देश के दिन है उनके ऊपर किया जाए, मैंने पूरी जान लगा दी, नहीं हुआ। 22 मार्च को शहीदी दिवस के एक दिन पहले हो रही है पिक्चर रिलीज, और इलेक्शन टाइम में जहां पे उनका डिस्कोर्स ज्यादा होगा। अनकंट्रोलेबल्स। अनकंट्रोलेबल्स। कुछ समय पहले आपने कहा कि ये फिल्म बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्यों? मुश्किलें क्यों आई? मुश्किलें इसमें शुरू से थी, क्योंकि जो एक टीम जुड़ी थी उस टीम की सबकी इंटेंशंस एक शायद उस क्वालिटी की पिक्चर बनाने की नहीं थी, एक पिक्चर बनाने की थी। और जब मैं एज ए डायरेक्टर आया तो वो क्वालिटी नहीं चलने वाली थी, बिकॉज जैसा मैंने एक्टिंग का काम किया है और वो किया है, तो उसको लेके बहुत प्रॉब्लम्स हुई, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स हुई और पैसे की दिक्कत हुई। कैसे कैसे करके मेरे घोड़े होने के बावजूद मेरे पिताजी ने बचा बचू के मेरे लिए 1-2 चीज़ें खरीदी थी बॉम्बे में, वो मैंने इसके चक्कर में कर दी खत्म। इस फिल्म के लिए? इसमें लगा दिया सब। तो मेरे को लगा कि यार मैं अभी रुक नहीं सकता हूँ, मेरे को इतनी जो सपोर्ट ऐसी पिक्चर को मिलनी चाहिए वो मिली नहीं, किसी से भी नहीं मिली। बहुत लोगों से, मतलब ऐसी बात नहीं है, मेरे क्रू कास्ट और मेरे जिन्होंने पैसा लगाया मेरे साथ, उन्होंने वो हेल्प थी, पर वैसे और कोई हेल्प नहीं मिली। तो मैं अकेला ही अपना उसमें ये लगा रहा, पता नहीं क्यों नहीं मिली। तो काफी दिक्कतें रही, पर क्या चक्कर क्या है ना, ये सारी तकलीफें वकलीफें जो मेरे को इस पिक्चर में हुई हैं, मैं ना उधर जाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं अपने दिमाग से वो काट चुका हूँ। मेरे को क्या है, आगे देखना, ये पिक्चर में लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। घर की बात, बाहर डर्टी लॉन्ड्री की जो बात करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। पिक्चर बन गई है, मैंने कैसे बनाई है, जो मेरे पे हार्डशिप आई है मैं जानता हूँ, मेरी फैमिली जानती है, मेरी वाइफ जानती है, मेरे आस दोस्त जानते हैं, मेरे कास्ट और क्रू वाले जानते हैं, उसको जानना बहुत है। जो सावरकर जी के साथ जो तकलीफें हुई और आज भी जो उन पे हो रहा है, उसके आमने सामने बहुत छोटी हैं यार, करके निकल जाएंगे। वो तो 27 साल की एक्टिविटी में रहे थे, मैं तो 2 ही साल रहा हूँ उनके लिए। पर इतनी ज्यादा इंटेंसिटी क्यों है इस फिल्म को लेकर आपके दिल में? देखिए, एक सावरकर जी की बायोपिक एक तरीका है इसको बोलने का, दूसरा ये पिक्चर भी है ना यार, मैं कलाकार भी हूँ, तो मेरी कलाकार होने से, मेरे डायरेक्टर होने से, एक स्टोरी टेलर होने से, वो उसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाना, एक नए तरीके से दिखाना, एक नया नजरिया उसमें लेके आना फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द कैरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको एक ट्रीटमेंट देना, उसकी एक एक चीज, कॉस्ट्यूम से लेके ये लेके वो लेके पूरा वो करना। और सबसे इस दौरान हुआ क्या था, मेरी एक्चुअली कमिटमेंट इसमें इतनी ज्यादा हो गई थी, एक तो सावरकर जी के साथ जो अन्याय हुआ उसको लेके, फिर उसके बाद यार उनकी पिक्चर ऐसी थूका चेपी वाली ना लगे, जैसे बहुत बायोपिक्स या ये बहुत पिक्चरें जो राइट विंग की पिक्चरें लोग बनाते हैं, उसको ऐसे बना देते हैं कि अच्छा ये उस फरवर में चल जाएगी। मैंने बनाई है एक पिक्चर, चाहे किसी भी फरवर में वो अच्छी पिक्चर है, कि तो वो हमेशा लास्ट करेगी। उसके बाद मेरा ये जिम्मेवारी थी इसकी तरफ कि भैया ये सावरकर जी की बायोपिक बार बार नहीं बनेगी, अगर मैंने इसको 19-20 करके कर दिया तो वही उनका वो बन जाएगा अस्तित्व, और ये मेरी जिम्मेवारी है उनकी तरफ। किसी की तरफ, जब मैंने सरबजीत की थी, सरबजीत की तरफ मेरी यही जिम्मेवारी थी, इंस्पेक्टर अविनाश जब मैं कर रहा था यही जिम्मेवारी थी। तो यही मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे थोड़ा कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर मैं नेहरू जी के ऊपर यही इसी जिम्मेवारी से बनाता तो क्या मैं कांग्रेसी एक्टर बन जाता? आप बताओ। मेरे एक मेंटर है जाकिर खान, उन्होंने मुझे मेरे करियर की सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस दी, विच इज दैट कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जो 100%ers होते हैं, मतलब उनके अंदर, उनके डीएनए में 100%ing नाम की एक चीज होती है, यानी कि इफ यू आर डूइंग समथिंग यू गिव इट एवरीथिंग।
पता था आपके बारे में कि आप 100% हो, पर जब आपके सामने बैठा हूँ कंफर्म हो चुका है। 200% भी होते हैं कुछ जो 100% देने के बाद भी दुखी रहते हैं कि यार शायद और अच्छा हो सकता था, शायद इसको और भी अच्छा कर सकते थे। पर एज एन एक्टर भी ना मैं कभी जाके मॉनिटर नहीं देखता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। वो लोग सोचते अरे अपने आप को मतलब ये तुमको तो पता है, वो इसलिए नहीं देखता हूँ मैं, मॉनिटर नहीं देखता हूँ, क्योंकि अगर मैंने देख लिया ना वो दोबारा करता रहूंगा मैं। Okay? इसलिए हरियाणा इतने ज्यादा मेडल्स जीतता है। हाँ भाई देख, हरियाणवी लोग मेहनती लोग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 200%ers, हाँ, पैशन, अचीवर होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो फिर आराम लेने अभी बहुत होता है। एक्सट्रीम्स पे हाँ, ताश खेलो और आराम में 200%। वो भी है। ये फिल्म ज्यादा मुश्किल थी या सरबजीत? ये डेफिनेटली एज एन एक्टर आल्सो, एज एन एक्टर ऑल्सो, या क्योंकि जो आपके दिमाग और दिल और बॉडी के साथ सरबजीत में हुआ, वो एक सॉर्ट ऑफ मीडिया लेजेंड बन चुका है। व्हाट यू पुट योरसेल्फ थ्रू, जब आपका कोई रील दिख जाता है उसके नीचे लोग कमेंट करते हैं इंडियाज क्रिश्चियन बेल, ये वो। तो वाह। मतलब दैट्स व्हाट यू आर नोन फॉर। आई होप दैट चेंजेस इनटू दिस फिल्म एज वेल। या क्योंकि उस फिल्म में तो मैंने इतना इसमें ज्यादा वेट लॉस किया मैंने, और इसमें क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि पिक्चर खिंचती चली गई ना, तो मैं अंडर वेट रहता गया, मेरा इतनी मसल लॉस हो गया था, मेरा नी चटक गया ऐसे। क्या था आपका वेट? मेरा वेट था 60, राइट नाउ 82। तो क्या खाते थे? मेरी ना सिस्टर वो है इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर है, न्यूट्रिशन में वो स्पेशलाइज करती है, तो उसके साथ मैंने किया। पहले तो मैंने उपवास रखना शुरू किया, फास्टिंग, जो उपवास हम हिंदू धर्म में रखते हैं, हमने तो क्या उसमें ये खा लो वो खा लो वो होता है, पर उपवास मतलब बिल्कुल उपवास, जैसे रोजा रखते हैं, कुछ खाते ही नहीं थे? कुछ नहीं खाता। पानी पीते थे? पानी पीता था, पानी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, ये पीता बस। था बस, बाकी कुछ नहीं। तो वो मैं 20-20 घंटे, 16-16 घंटे, पहले 16 से शुरू किया, 18-20 घंटे ये, और फिर चिल्ला ऑमलेट खा लिया थोड़ा, थोड़ी डार्क चॉकलेट खा ली, कुछ नट्स खा लिए, फिर एक मील धीरे धीरे हो रहा था तो हो गया। फिर वो मेरा वेट आराम से धीरे धीरे आराम से कट रहा था मेरा, होता था उससे क्या है, आदमी थोड़ा एनर्जी ज्यादा आ जाती है, बट आई वाज गोइंग ओके। फिर जब डायरेक्शन का जब मेरे पर भार आया, तो उसके अंदर मुझे 1000 लोगों से काम करना पड़ा, ये भी बनाओ, ये भी करो, ये भी करो, वो भी करो, लोकेशन भी, ये भी, फलाना भी, सोना भी नहीं होता था रात को। उससे फिर मेरी थोड़ा ज्यादा मेरे को वीकनेस वगैरह आने लगी, 1-2 बार गिर गया मैं सेट पे। फिर मेरा जब ये टूटा नी, पिक्चर शेल्व हो गई थी, एक बारी। फिर उसके ब्रेक में जब वो शेल्व हुई थी, इतना दुखी था, मैं घोड़ों में चला गया। तो घोड़े पे बैठा था मैं, ऐसे ही मैं छोटा छोटा कर रहा था, मैं ब्लैकआउट हो गया मेरे को, और मैं नीचे मिला और मेरा घुटना इस तरफ, मतलब मेरी घुटने के नीचे की टांग इस तरफ, मैंने मारा घुसा वो वापस तो आया। फिर मैं कैसे कैसे उठ के, बहुत देर तक तुमसे उठा ही नहीं गया, फिर कैसे कैसे लोगों ने उठा के मुझे गाड़ी में डाला, मैं इमरजेंसी में गया, और मेरा सारा तीनों लिगामेंट फट गए थे। तो उसके बाद मैं 8 हफ्ते स्टेशनरी पड़ा रहा, पिक्चर बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। उस वक्त मेरा स्ट्रेस ईटिंग में और रिवेंज ईटिंग में भी वजन बढ़ गया। उसके बाद जो मैंने कम किया ना, एक लंगड़ी टांग से, मैं ही जानता हूँ। उसके बाद तो मैं उस पर आ गया था, फास्ट स्टिमुलेशन डाइट, 1 चम्मच आमंड बटर, 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच कुछ ऐसे ऐसे खा के, 2 नट्स खा लिए, ये कर लिया दिन भर, बस यही। और उसके अंदर मेरी सबसे टफ शूटिंग काला पानी, मेरे को वेट लॉस करना है, मेरे को ये करना है। उसके एक पहले का सीन था, अच्छा मेरे एस्केप के सीन है, जब सावरकर साहब मार्से में फ्रांस के तट पे निकल के कूद गए थे, तो वहां पे मेरे एस्केप के सीन्स हैं, तो वहां पे मुझे भागना था। मैंने 1-1.5 महीना मैंने अपना कोकिला बैन में वाटर ट्रेडमिल किया, डॉक्टर डागा के उसमें फिजिकल थेरेपी में। नी की वजह से। हाँ, तो वाटर ट्रेडमिल में मैं भागता था। फिर मैंने वहां पे, क्योंकि एक शॉट देना था मुझे जिसमें मैंने बाकी मैं ब्रेस पहन के, उसके ऊपर ये पहन के मगरमच्छ वाले पानी में कूद रहा हूँ, और पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ मैं। उसी में मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, बाहर निकलता शॉट चला, नहीं ये लो दोबारा कमा। तो वो मेरा सबसे डिफिकल्ट टाइम था, और वो सावरकर जी का भी सबसे डिफिकल्ट टाइम था, काला पानी का। बदला क्या आपने? है? उस फेज से बदला क्या? बदला क्या कि भाई जो आदमी ठानता है, जो मैं आदमी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। इट लुक्स लाइक अ माउंटेन बट यू कैन ओनली क्लाइंब इट। जब आप पहाड़ी देखते हो इतनी बड़ी, कि इतना बड़ा पहाड़ है, उसको देखते रहोगे तो कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं हो। नीचे मुंह करो, एक स्टेप लो, एक स्टेप लो, एक स्टेप लो। मुझे सरबजीत के बारे में थोड़ा सा बात करो। हाँ बिल्कुल। आई वुड अज्यूम कि वो शायद और भी ज्यादा मुश्किल रोल होता है इससे। अभी क्लियरली अभी बैक स्टोरी पता चल गई, पर सरबजीत ना इतनी ज्यादा हॉन्टिंग मूवी थी कि मैं देख भी नहीं पाया। जस्ट द कांसेप्ट वाज टू हॉन्टिंग। आई डोंट नो हाउ यू लिव्ड इट। आई वही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो सपने में आते थे? डिड यू फील हिज प्रेजेंस? what I had read some of his letters,
to his family, and I'd seen a lot of photos, and I kind of knew what he must have gone through. मतलब क्या क्या उनके साथ किया, कैसे कैसे क्या था लेटर्स में? लेटर्स में बस वहाँ पे क्या चल रहा है, फिर गांव के बारे में पूछते थे, बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में, उनकी सिस्टर को लेटर लिखते थे वो। तो वो बहुत सारी लेटर्स थी। तो मैं कहा यार इसको कैसे करें, क्या मतलब हाउ कैन आई प्ले अ मैन हु लिव्स इन दिस डार्क, एक काल कोठरी में इतने साल रहा, उसका कैसे करूं मैं? कितने साल रहे वो प्रिजन में? 22 साल 22 साल रॉन्गली इम्प्रिजन्ड। रॉन्गली इम्प्रिजन्ड। इट बिकेम अ पॉलिटिकल इशू बन गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और तो उसके लिए मैंने बाथरूम में एक तो फ्लश करना बंद कर दिया, और मैं बाथरूम की लाइट ऑफ करके जो शावर का एरिया होता है वहाँ पे मैंने चेन मंगा ली थी हाथ और पैर की, तो मैं वहाँ पे समय बिताने लगा। शुरू में तो बहुत मुश्किल होती थी, थोड़ी देर में मैं बाहर आ जाता था। धीरे धीरे मैंने उसको किया कि देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ पे मैं चिट्ठियाँ लिखता था अपने डायरेक्टर उमंग कुमार के नाम, जो कि मैंने कभी उसको दी नहीं, कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मैं फील कर रहा हूँ। तो वो सब मैं उनको लिखता था। तो उससे शायद मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। जब कैरेक्टर के दिल के अंदर घुसने के लिए करते हो ये सब, और आपका स्टैंडर्ड रूटीन है हर फिल्म के लिए? डिपेंड करता है कैसे है। जैसे इंस्पेक्टर अविनाश का मैंने रोल किया था, तो वो तो अच्छा मजाकिया खाते पीते इंसान है, बहुत ही वाइज भी हैं, उनका बोलने का तरीका भी बहुत बढ़िया है, तो ऐसे बात करते हैं वो। तो वैसे उसमें फिर उसमें अलग मजा है। रोज रात को महफिल बताओ वही बात है। फिर वो एक्सेंट प्रैक्टिस करने के लिए मैं उनको रिकॉर्ड करता था, और फिर रात को जाके सुनता रहता था। फिर अगले दिन मैं उससे बात करने की शुरू करता था, और शाम को किसी दोस्त को पकड़ के उसमें बात करने की। मैं कह ले भाई, एक तू पी एक मैं। अब सरजीत की फैमिली से मिले? सरजीत की फैमिली से तो मैं बहुत क्लोज था। मैं उनके बच्चों से भी मिलता रहता था। बच्चे तो क्या बहुत बड़ी हो गई हैं, दोनों लड़कियां। और उनकी सिस्टर से मेरी काफ़ी एक अच्छा बहन भाई वाला रिश्ता बन गया था, और उनसे मैं मिलता रहता था। जब भी चंडीगढ़ साइड जाता था या दिल्ली आ जाती थी वो कई बारी। काफ़ी साल ये सिलसिला चलता रहा। उन्होंने सरबजीत के टाइम कहा था कि मैं चाहती हूँ कि रणदीप आके मेरी चिता को आग दे। तो जब उनका देहांत एकदम से हो गया, तो मैं वहाँ गया, और उनकी पूरी फैमिली ने मेरी वेट की आने की, और मैं उनका अंतिम संस्कार करके आया। सो दैट गोज कि मतलब रियल लाइफ का कनेक्शन बन जाता है। ऐसे ही मेरा इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा जो हैं, तो रिटायर हो गए, उनके साथ भी ऐसी ही मेरी मित्रता हो गई है काफ़ी अच्छी। चार्ल्स सुबराज मुझे काफ़ी साल तक वीडियो कॉल करते रहे, फ़ोन करते रहे नेपाल की जेल से। मैं उनसे एक बार ही जाके मिला था, दूर से ही। उनको बहुत मज़ा आया था मेरे रोल का। बोलता है यार, nobody could have done it better. Nobody could have done it better than you, 1 GPA. कैसी होती है सीरियल किलर के साथ इंटरेक्शन? कुछ नहीं, he's like a guy who's चारों तरफ लड़के वो खड़ा है। अब तो उम्र भी हो गई थी उनकी बहुत, टोपी पहन के करके I will talk to you, I'll talk to you. तो उनके साथ भी मेरी काफ़ी इंटरेक्शन हुई। तो मैं तो उन्हें बोलता था यार क्यों फोन कर रहे हो यार। डर लगता? नहीं, डर वर तो नहीं। वो तो वीडियो कॉल करके अपनी सेल दिखाते थे कि कैसे मेरी किताबें रखी हैं, टेलीविजन होता था, बात करते थे ऐसे लेट के। पिक्चर होने के बाद की बात है ये। तो हाँ, अगर आप सीरियल किलर का रोल निभा रहे हो, क्या बदला तब? देखिए उनके ऊपर कभी प्रूव नहीं हो पाया कुछ। फिर भी ऑडियंस के लिए आपको वो सीरियल किलर वाली वाइब तो देनी होती है, टू कीप द ऑडियंस आप गेसिंग। सीरियल किलर की कोई वाइब नहीं देनी होती है आपको। इनफैक्ट उस पिक्चर में मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि किस सीन में वो सच्चे हैं। मैंने डायरेक्टर से पूछा, प्रवाल रमन, उसके साथ मैंने और भी पिक्चर की है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है। उससे पूछा मैंने कि भाई किस सीन में ये असली है, क्योंकि हर सीन में वो मैनिपुलेटिव या किसी ना किसी। तो बोलता आई ऑल्सो डोंट नो ब्रो। मैं कहा अच्छा ठीक है फिर। दैट मेड द कैरेक्टर फॉर मी, दैट्स व्हाट यू, मे बी ही डजंट नो। मेथड एक्टिंग बहुत ही एक अब्यूज टर्म होती है। मेथड एक्टिंग को एक्टरों के चोचले दूसरे झेलें, उसका नाम दिया जाता है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, जिससे मेरी लड़ाई होने वाली, इससे मैं बात नहीं करूंगा। तो उसका एक सिंपल उदाहरण है मेरे पास। आप एक सीन कर रहे हो और आपको गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट जाना है। उस सीन में शॉट तो यही है, कैमरा बाहर तो है नहीं, तो आप बैठ के एयरपोर्ट थोड़ी जाते हो। शॉट कट होता है, गाड़ी रिवर्स करते हो, कई बार खुद करनी पड़ती है, फिर दोबारा वो शॉट दिया जाता है, दोबारा वो लाइन बोली जाती है। तो मेथड एक्टिंग ना एक एक्टरों का एक टेंट्रम झेलने की भी एक
टर्म हो गई है, मेरे को ऐसा लगता है। मेथड एक्टिंग मतलब मेरा जो, मैं पहले दूसरों से ये शेयर करता था, अब मैं किसी से अपना प्रोसेस शेयर नहीं करता। डायरेक्टर को भी इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्टर आपसे सिर्फ वो शॉट चाहते हैं, आप कैसे उस शॉट तक पहुंचते हो तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है भाई। आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस है? नहीं, अपना प्रोसेस डायरेक्टर टू डायरेक्टर, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट Okay. चेंज होता रहता है। ओके और सिंपल मेथड का मेरा क्या मतलब है कि भैया जैसे आपको दिखना चाहिए वैसे आप दिखते हो, जिस तरीके से आपको बात करनी चाहिए आप वैसे बात करते हो। यहाँ से वहां तक जाने में पता चलता है कैरेक्टर क्या है, कौन क्या है। चाल से बड़ी कोई चीज ही नहीं होती। माइक्रो बॉडी मूवमेंट्स। या इट्स बिकॉज दैट इज व्हेन यू एम्बॉडी ऑल दिस। ये रोना धोना हंसना वसना तो एक ही होता है, हा 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 हा। ये हंसना हो गया, यही रोना हो गया, हा हा हा। ऐसे हो जाता है वो, तो इट्स बॉडीली रिएक्शन, इसका कोई वो नहीं है। इमोशन पे तो आप रिलाई कर ही नहीं सकते हो ना, इमोशन तो एक फ्लीटिंग चीज होती है, इमोशन पे आप नहीं कर सकते। आपको वो थॉट्स आनी चाहिए, जब आपको थॉट्स आती है तब आप वो होता है। आप किसी भी हमारे तार थोड़े ज्यादा ट्यून्ड है, इसमें कोई कुछ नहीं है। आप जब आप गुस्सा नहीं होते हो, आप दुखी नहीं होते हो, आप हंसते नहीं हो, आप उस चीज के बारे में सोचते हो और आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उसको। तो वो सोच की कंसंट्रेशन, उस सोच की डिटेल जिसमें समय लगता है, वो भी एक आपकी बाइसेप की तरह मसल होती है जिसको आप होन करते हो। और वो सोच, वाई आर यू आर नॉट एंग्री नहीं, यू आर एंग्री बिकॉज इसने कुछ कर दिया यहाँ पे, तो उसने जो कर दिया उसके बारे में सोचोगे तो आपके पास अपने आप, पर उससे आप एंग्री होगे वो आपको बनाना होता है। देखिए आपका रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ अलग है, मेरा मेरी मदर के साथ अलग है, इसका अलग होगा, इसका अलग, सबका अलग रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अभी मदर की डेथ हो गई है लेट्स से, तो सभी लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि दुख सभी को होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। कई लोग आपने देखा होगा चुप रहते हैं, कई लोग रोते रहते हैं, कई लोग बहुत बिजी दिखते हैं, कई लोग कोई होता है कि अच्छा हुआ चली गई, दुखी थी, बहुत तरीके की चीजें होती हैं। तो वो उसको एक जनरलाइज करना और उसको बारीकी से सोच के करना है, वो मेरे ख्याल से बीच में जो होता है उसको बोलते हैं शायद मेथड। मैं आपसे ये पूछने वाला था कि व्हाई डज रणदीप हुडा गेट पेड टू बी एन एक्टर, पर आपने जवाब दे दिया, कंसंट्रेशन एंड फ्लो स्टेट ना। इट इज ऑल्सो द एबिलिटी टू हैव टू शट योरसेल्फ फ्रॉम अदर थिंग्स। समझाओ। मतलब कि आपके घर पे क्या हो रहा है, आपका किससे क्या झगड़ा हुआ है, किससे बात हुई है। जब मैं मतलब मैं पार्ट कर रहा होता हूँ तो यूजली मैं अपने जो रोजमर्रा की फैमिली किसी से बात नहीं करता हूँ ज्यादा, क्योंकि वो मुझे रणदीप हुड्डा बनाते हैं और मैं अभी कुछ और बन रहा हूँ। तो मुझसे जितना ज्यादा एंगेज करेंगे आप, उतना ही ज्यादा आपको मुश्किल होगी। आपके ब्रोज कौन है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? ब्रोज, सलमान, साजिद नाडियाडवाला, और बहुत हैं मेरे सारे डायरेक्टर्स, अफजाल, प्रवाल, बल्ली, और मेरे को एक्टर्स जैसे इंस्पेक्टर विनाश में तो बहुत सारे थे, हमारी पूरी एसटीएफ की टीम थी, तो मैं इंस्पेक्टर विनाश की तरह रोज शाम को उनको बुलाता था और उनके मजे लेता था, उनके मजाक हंसी मजाक होता था। तो ऐसे ब्रोज बहुत हैं। मेरा अमित सियाल जो कि इस पिक्चर में है, मैं और वो दोनों टैक्सी चलाते थे ऑस्ट्रेलिया में। हमें याद है रात को माउंट बनिंगोंग मेलबर्न से थोड़ा सा बाहर था, दोनों की सवारी वहाँ की लग गई थी, तो हम से लेटे हुए बात करते थे सितारों को देखते हुए कि एक दिन एक्टर बनेंगे। हम दोनों एक्टर हैं, मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है इसके साथ, ये इसमें मेरे बड़े भाई प्ले कर रहे हो, बाबा राव सावरकर, जो कि विनायक से भी अनसंग है। फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं, टेक्नीशियन, कैमरामैन बहुत हैं। और फिर मेरी मैनेजर और फ्रेंड पंचाली चक्रवर्ती, वी बीन शी इज अ को प्रोड्यूसर ऑन दिस। देन माय मेकअप रेणुका पिल्लई, एवरी कैरेक्टर जो मैं करता हूँ तो उसको कैसे बनाना, उसके पहले मैं कुछ और कर रहा होता तो शील ऑल्सो से उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया था एक बारी कि मैं मेकअप करते वक्त ना इंस्टाग्राम पे टिंग 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 लगा हुआ, तो शी सेड टू मी कि व्हाट इज दिस न्यू थिंग यू स्टार्टेड डूइंग। तुम पहले तो बैठ के अपनी लाइनें करते थे, सोचते थे, मुझसे बात करते थे कि पता है इसके साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अभी तुम ऐसे लगे हुए हो। मैं कहा अच्छा। मैंने उसी वक्त अनइंस्टॉल करके अपनी साइड में रख दिया। यूज नहीं करते इंस्टाग्राम? नहीं, मैं जब मैं काम कर रहा होता तो मैं सोशल मीडिया ऐप फोन पे रखता ही नहीं हूँ। फिर सलमान खान के साथ क्या बातें होती है आपकी?
हंसी मजाक की बातें, बॉडी की बातें, काम की बातें। वो हमेशा मुझे राय देते रहते हैं कि भाई और पैसा कमाना चाहिए तुझे, और काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तुम अपना तुम अपना संपत्ति नहीं बनाओगे काम करके, ये करोगे तो तकलीफ होगी बाद में जाके, ये वो सब मुझे बहुत कुछ बोलते हैं। और मैंने बहुत कम बातों पे अमल किया है, पर हमेशा मेरा अच्छा अच्छा ही दिल में रख के बात करता है सलमान। जो मैंने कहा कि हर पॉडकास्ट से पहले मैं दूसरे इंटरव्यूज देखता हूँ वगैरह, और हम्म। फिर किसी का कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जब भी मैंने सलमान खान के कोई भी इंटरव्यूज देखे, मुझे लगा कि अंदर ही अंदर ना ये एक इंसान है जिनका इनर चाइल्ड बहुत ज्यादा अलाइव है, एट द सेम टाइम इनर बिजनेसमैन बहुत ज्यादा अलाइव है, और वो दोनों एक ही है। करेक्ट। यानी हाँ, वो एज अ बिजनेस पर्सन हमेशा एडवाइस देंगे। दैट्स व्हाट आई फील। बहुत शार्प बिजनेस बिल्कुल पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा अच्छी एडवाइस दी है। वो मैं अमल नहीं कर पाया, और कुछ मेरा सोचने का तरीका अलग होता है, तो पर मैं एडवाइस सुनता हूँ बिल्कुल। और मैं कहीं ना कहीं अमल करने की कोशिश भी करता हूँ, पर जितना हो सकता है यार। मैं बदल तो सकता नहीं हूँ इंसान, मतलब कितना बदलेगा। वो बहुत ज्यादा इंटेंस इंसान है। वो बहुत इंटेंस, इंटेलिजेंट और थिंकर आदमी है। इसलिए आप दोनों ब्रोज हो। हाँ, मैं ज्यादा हूँ। मैं मेरे ख्याल से थोड़ा बिजनेस साइड की तरफ से कम हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल भी हूँ। तो पर अभी जब से प्रोड्यूसर का हैट पहना है, तब से आटे दाल का भाव पता चल गया है। पहले मैं इंटरव्यू है, नहीं यार, क्या एक कलाकार को लोगों को जानना नहीं चाहिए, सिर्फ उसके किरदारों को लोगों को जानना चाहिए, ज्यादा कलाकार को जानोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। अभी मैं जब प्रोड्यूसर होता, चल बेटा मेकअप कर, कपड़े पहन, जाके इंटरव्यू दे, पिक्चर आ रही है। जंगल क्यों चले जाते हो? जंगल में इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि जंगल में जाके मुझे एक पता नहीं, एक प्राचीन, एक मानव की, एक एक ह्यूमन बीइंग, जिसका मतलब पेड़, जानवर, पक्षी, रेत, पानी, आसमां, और एक तुम्हारी सोल है जो इस दुनिया में चल रही है। वो सोल ये चीजें आपकी पहचानती है कहीं ना कहीं, इसको बहुत अच्छे से। तो मुझे वहां जाके सुकून मिलता है, साइलेंस मिलता है। मुझे जानवरों में बहुत इंटरेस्ट रहा है बचपन से, चाहे भैंस हो चाहे टाइगर, सेम। मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो उनकी फोटोग्राफी करना, उनके हैबिटेट के बारे में देखना, उनके बारे में बोलना, सोशल मीडिया पे थोड़ा अवेयरनेस फैलाना, जो मैं करता हूँ वो है कंजर्वेशन फोटोग्राफी, कि भाई दुनिया को दिखाओ कितनी ब्यूटीफुल है, कि इसको आप हमको बचा के रखना है। तो वो सब करता हूँ। फिर वहाँ पे लोकल लोगों की हेल्प वेल्प करनी हो, कुछ और हो, कैसे मैं वहाँ अफसरों से मिलता हूँ, फॉरेस्ट अफसरों से मिलता हूँ, उनकी बातचीत सुनता हूँ पूरा एक। तो मेरा एक पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि मैं कैसे हेल्प कर सकूँ। और वहाँ जाके एक ये सिग्नल नहीं होता, किसी जंगल में सिग्नल नहीं होता उस टाइम के लिए। आप बस आपका कैमरा है, कोई साथ में बैठा है, यूजुअली तो मैं बात करने का मन भी नहीं करता। मैं कहा यार थोड़ी देर तो कहीं रोक के जीप ऑफ कर ले भाई। हाँ बैठो थोड़ा, उसमें क्या है, आपको लगता है शांत जंगल, शांत जंगल होता नहीं कभी। तो फिर आपको सुनाई देता है कहीं से इंसेक्ट की आवाज आ रही है, कहीं से किसी बर्ड की आवाज आ रही है, ये कुछ और बोला, ये कौन सा है। तो एक उस दुनिया में फिर फ्रेश एयर, स्मेल ऑफ विच डज नॉट हैव आर्टिफिशियल एलिमेंट्स इन इट, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कान्हा फेवरेट है? कान्हा, हाँ कान्हा में तो मैंने अभी जमीन ली है वहाँ। कान्हा में तो मैं वहाँ घर बनाऊंगा, जंगल के बीच घर बनाऊंगा। आपने नेचर इज मेटल इंस्टाग्राम पेज देखा है कभी? नहीं। कि बहुत फेमस इंस्टाग्राम पेज बन चुका है अभी। बेसिकली सबसे जो वायलेंट चीजें होती है नेचर में, वो उस पेज पर एक कलेक्शन बनाई है उसकी। लाइक ये जो अर्थक्वेक सुनो। नहीं, एनिमल रिलेटेड वायलेंस, मतलब अच्छा, कोई अच्छा। कोई प्रेडेटर हंट कर रहा है एटसेट्रा, पर बहुत वायलेंटली चीजें दिखाई गई है। एंड नेचर इज लाइक दैट। नेचर इज मेटल इज द नेम ऑफ द पेज, और हर कोई वो पेज को कंज्यूम नहीं कर पाता। वो बहुत इंटेंस हो जाता है कुछ कुछ लोगों के लिए, पर मेरे लिए नेचर यही है, मतलब असलियत दिखाता है जिंदगी की, कि डेथ इतनी ज्यादा नॉर्मल होती है नेचर में, और वायलेंस भी इतना ज्यादा। मेरे सामने 2 बारी हंट देखा है मैंने, टाइगर हंट। एक बारी तो बहुत बड़ी गौर थी, मेल गौर और फीमेल गौर, तो बैठे रहे वहां पे रोड पे ऐसे बिल्कुल हमारी गाड़ी के सामने। क्या मतलब, इट वाज ग्रेट फोटोग्राफ। और आधा पौना घंटा धीरे 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 घास में से वेट करते रहे। जब वो बड़ा बुल दूसरी साइड गया, उसने मुंह किया, तब उसने अटैक किया इसको। वो भागा, पर उसको पकड़ा नहीं दिखा नहीं। एक बार हम काना में हुआ था, जब उसने, मैंने किल देखी, तो देखा हम ऐसे जा रहे हैं, नो टाइगर, काफी सुबह से कुछ देखा नहीं था हमने। तो एकदम से हमारी शादी नहीं हुई थी उस वक्त, तो लिन बोली अरे टाइगर, उसको सबसे पहले दिखता है पता नहीं क्यों। और वो लटके रहते, सोते रहते, सुबह सुबह वो लटके लेती रहती गाड़ी में, पर उसको ही दिखता है सबसे पहले, पता नहीं क्यों।
तो बोलते रॉक है, नहीं, फिर रॉक हिली और वो गया टाइगर वहां पे, इतने चीतल वीतल थे वो भाग गए अंदर। तो टाइगर थोड़ा सा भागा, फिर रुक गया, चलता रहा, फिर थोड़ा पॉज लिया, अंदर चला गया। मैं कहा चलो यार, चला गया। तो हम बात कर रहे थे, बोला देखते हैं 5 मिनट देखते हैं, क्या पता वापस आ जाए। तो सीधा चीतल ऐसे उड़ता आया हमारी जिप्सी के बोनट के ऊपर से गया और हवा में पकड़ा उसको, ऐसे हमारे आगे और उसको फिर वो उसे मारा पंजा, वो उड़ता 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 वहां गया, फिर वहां जाके उसको दबोच के देन दे स्क्वीज द ब्रीदिंग, तो उसने उसको पकड़ लिया एंड दैट इट वाज, एंड इट इज नॉट वेरी फार फ्रॉम वेयर माय हाउस इज गोइंग टू बी। कैसा लगता है डेथ को इतने ज्यादा क्लोज देखकर? इट्स रियलिटी ऑफ लाइफ ब्रदर। उसको 2 टांग वाला अच्छा नहीं लगता जानवर, जो 2 टांग पे खड़ा होता है ना, उसको अच्छा नहीं लगता। उनके अंदर जैसे हमारे अंदर एक टाइगर का नेचुरल वो है ना, टाइगर के अंदर भी ह्यूमन बींग्स के लिए नेचुरल कॉशन होता है। आप 4 दोस्त हो, आप जा रहे हो और आपको टाइगर दिख जाए, तो पहली चीज क्या करनी चाहिए? पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए ताकि कोई भाग नहीं जाए। जैसे ही भागे आप, फिर आप दैट्स, फिर वो शिकार हो गया ना, आपको मार के भी छोड़ देगा। जैसे ही आप भागे, उसके लिए चेज है। तो दोस्त अपना हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ, भागो मत, उसकी तरफ मुंह कर लो, और जैसे वो जिस करवट वो चले, उसके दूसरी करवट मुड़ के नहीं, उसी, अगर वो राइट को पैर रखता है तो आप इस तरफ उसको देखते रहो, बस नजर उस पर रखो। कुछ हुआ है ऐसा आपके साथ? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, पर बहुतों के साथ हुआ है। कभी लाइफ खतरे में पड़ी है? हाँ, एक बारी थोड़ी रात हो गई थी, हमारा गाड़ी खराब हो गई थी एक टाइगर रिजर्व में, तो हमने फोन भी नहीं लग रहा था, क्या करें। और उसके पहले ही हमने एक यंग जुवेनाइल टाइगर कब देखा था, और जो जुवेनाइल टाइगर कब्स होते हैं ना, वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बिकॉज वो एक तो उनको पता नहीं होता, क्यूरियस बहुत होते हैं। तो उस दिन जो ब्यूटीफुल चांद है, व्हाट अ ब्यूटीफुल मून, वाह व्हाट अ थिंग, उसमें से हो गया सब। ब्यूटीफुल चांद गायब हो गया जैसे ही गाड़ी खराब हुई। ओपन जीप होगी शायद। ओपन जीप है। वाह। तो फिर क्या, बैठे रहे, फिर आया कोई वहां से, जब हम नहीं पहुंचे तो आई दूसरी जिप्सी आई, फिर उसने स्टार्ट करी, फिर वापस गए। पर खौफ फील हो रहा था? खौफ तो क्या फील हो रहा था, गाड़ी में तो आप सेफ हो, गाड़ी में रहो तो। Okay. हाँ, सबसे ज्यादा खौफ कब लगा है लाइफ में? खौफ तो अब लग रहा है यार, ये पिक्चर का क्या क्या होगा, मैं सब कुछ दाव पे लगा दिया है, क्या होगा नहीं होगा। मुझे इसे, ये लोगों तक पहुंच जाए बस, पैसे वैसे जाएंगे वाएंगे वो तो क्या आदमी दोबारा कमा लेता है, पर ये मेहनत, ये जो दिल के टुकड़े सजा सजा के लगाए हैं, ये लोगों तक पहुंच जाए, देख लें उसको। सच में इससे ज्यादा खौफ नहीं फील हुआ है लाइफ में? कहीं जो मुझ में है वो उभर के नहीं आया तो वो ज्यादा, सबसे बड़ा खौफ वो होता है मेरे ख्याल से कलाकार को। मुझे बहुत ऑनर फील हो रहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बात लोगों तक पहुंच रही है। ऑनेस्टली आई कैन टेल कि आपने कितनी लाइफ लगाई है इस फिल्म के पीछे। एक और खौफनाक चीज के बारे में पूछना है आपसे, काला पानी गए थे वहां? हाँ, मैंने बताया था पहले कि मैंने रूम में बैठ के उत्कर्ष के साथ स्क्रिप्ट लिखी थी, और फिर मैं सीन वीन बनाए थे हमने, और वहां जब गया मैं तो यार, मैं तो देख के मैं कहा, पहले तो मैं से नीचे से ऊपर गए, ये रहा काला पानी, ये मैं तो वहीं से मेरा थोड़ा सा वो खोने लग गया। फिर उसके गेट के अंदर गए, देखा क्या लंबे लंबे कॉरिडोर, क्या टॉर्चर, ये वो सेल वेल, सब सेल्स एक ही तरफ पॉइंट करते थे, 7 विंग थे। 2 जापानीज ने तोड़ दिए थे, अभी 3 बचे हैं। जापानीज ने तोड़ के अपने उस पत्थर के बंकर बना लिए थे। 2 मेरे ख्याल से एज आई हर्ड देयर कि नेहरू जी तोड़ रहे थे ताकि ये जेल ही गायब हो जाए, ऐसा मैंने सुना वहां पे। पर जो जिनके लोग थे उस जेल में, उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनके जो पोते पड़पोते वगैरह, उन्होंने जाके फिर मुहिम लेके उसको रुकवाया था कि इस जेल को तोड़ो मत, नहीं तो जेल टूट रही थी, काला पानी इस धरती से गायब होने वाला था। तो वो 3 विंग बच गए। अभी उस विंग में क्या होता है कि हर एक पूरे जेल में हर एक दरवाजा, जो सेल का दरवाजा होता है, वो एक ही साइड है। तो आप इस सेल से दूसरे बिल्डिंग की बैक देख सकते हो, किसी को देख नहीं सकते। साथ वाला भी सेल इतना दूर है, वो कुछ बातचीत भी चिल्ला चिल्लू के कर लो आप। और वो क्या करते थे, वो कुंडी लगाते थे, ताला लगाते थे, और ताली अंदर फेंक देते थे ऐसे। और नए नए लोगों को लगता था कि यार ऐसे करके ना वो खुल जाएगा, और वो बस हाथ नहीं पहुंच सकता, इतनी दूर था कि बस वो करता रहे, सारी रात तड़पता रहे। इसलिए बोलते थे वहां चिल्ला के, चाबी के हाथ मत लगाना क्योंकि वो रात तो गुजरनी मुश्किल हो जाए। और फिर जब मैं वहां गया तो मैंने शॉट ऐसे लगाएंगे, वाह ये वो पूरा मैं देखा। फिर मेरे को लगा यार मैं एक्टर भी तो हूँ इसमें। मैं कहा ओके चलो एक वो करते हैं मेथड एक्टिंग। तो मैंने बोला कि अच्छा आप लोग जाओ, ये रहा मेरा फोन, और बाहर से वो सांकल लगा देना इसकी, और मैं थोड़ा यहाँ बैठना चाहता हूँ। पहले तो मैं बैठा,
ईंट वींट कैसे चलते होंगे, आदमी लेटा, ये किया वो किया। फिर 5 मिनट के अंदर अंदर ना मेरे को ऐसा लगा कि दीवारें मेरे पे गिर रही हैं, मेरा सांस फूलने लग गया। क्लॉस्ट्रोफोबिया। हो एकदम से मेरे को ऐसा फीलिंग आया कि कैसे कितने सालों तक इसमें लोग रहे होंगे। मेरे को तो वो फीलिंग आने लगी उसमें कि यार कितने लोगों के खून पसीना आंसू उसके अंदर दफन होंगे। तो फिर मैंने उनको आवाज मारूं तो आवाज नहीं पहुंचे, और वो जो मैं चक्कर वहां काटे जेल में, फिर वो मैंने मूवी में डाला कि क्या फीलिंग आती होगी अंदर घुस के यार। और वहां पे क्या होता था कि आप 6 महीने आपको सॉलिटरी में रखते थे, आप पॉलिटिकल प्रिजनर होते थे तो ये और कोई भी प्रिजनर होते थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को थोड़ा लंबा रखते थे। उसके बाद आप आइलैंड पे जा सकते हो, काम कर सकते हो, वापस आ सकते हो, पैसा कमा सकते हो, कुछ साल के बाद आप अपनी फैमिली भी बुला सकते हो। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ के कैदियों के ही डिसेंडेंट्स हैं। बट विनायक सावरकर को और गणेश सावरकर, बाबा राव सावरकर को 11 साल वहां से निकलने नहीं दिया। कितनी बार उनकी सॉलिटरी हुई, और उन कोलों का तेल निकलवाते थे। कई लोग वहां होते थे जो पागल हो गए थे, बहुत लोगों ने अपने कपड़ों से फांसी लगा ली थी अपने। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स और उन प्रिजनर्स को अलग रखते थे। और वहां पे क्या ना पठान वार्डर्स थे, और अंग्रेजों ने ना जानबूझ के ये लगा रखे थे वहां पे हिंदुओं के ऊपर। तो दे यूज्ड टू टॉर्चर देम, गालियां, धर्म के ऊपर गालियां, एक रोटी के लिए आयत बोलो, कुल्लू से बचने के लिए हाँ वो बोल देते थे, अच्छा खाना मिलेगा अगर आप कन्वर्जन कर लोगे, ये कर लोगे। तो ऐसी भी चीजें होती थी वहाँ। फिर बैरी करके वहां पे एक जेलर होते थे, वो बड़े खूंखार होते थे, था वो बड़ा पोलाइट वोलाइट ऐसे ऐसे करता था, पर बहुत ही ज्यादा वो। तो विनायक और उनकी बहुत टसन रहती थी। मिर्जा एक थे वार्डर, और विनायक और बैरी। और 11 साल वहां रहे। पहले तो मुझे वहां पहुंचा तो मुझे लगा यार पूरी पिक्चर इसी में बना देता ना, तो भी कम थी। तो मैं वहां पे बहुत शूट करके आया। फिर बहुत ही दर्दनाक जगह थी, और ऑलमोस्ट तोड़ दी थी यार, खत्म ही कर दी थी। किसी को पता ही नहीं चलता आज की तारीख में काला पानी होता क्या था। रात को रहे वहाँ? रात को भी शूटिंग की मैंने। बदलता था रात में? हम्म, रात को तो एक अलग ही टाइप का सन्नाटा होता था वहां पे, अलग ही टाइप के मच्छर वच्छर ये वो। और रात को हवा चलनी बंद हो जाती थी तो और मुश्किल होती थी। कई बार मैं जैसे शूटिंग के उसमें तो आपका रहता है, और हमने कभी वो ऐसा बंद नहीं कराया। मैं कहा जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको जो देखने आते हैं वो करते रहे। तो दिन में हम एक अलग विंग में चले जाते थे, शूट करनी होती थी। रात को फिर हम अलग शूट करते। रात को एक शो होता था पूरा वहाँ पे, लाइट एंड साउंड शो। तो लाइट एंड साउंड शो ऐसे टाइम पे होता था कि हमारे 3-4 घंटे रोज के खराब हो जाते थे। मैं कहा चल ठीक है भाई, ये तो नेशनल मॉन्यूमेंट है, उन्हें हमको शूट करना अलाउ किया, उतना ही बहुत है। मैं वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल से भी, अपना गवर्नर से भी मिला था यहाँ पे, अपना आईएनबी मिनिस्ट्री से भी चिट्ठी लिखवाई थी कि मैं आई एम मेकिंग अ मूवी ऑन अ पेट सावरकर साहब, और वो काला पानी के बगैर बन नहीं सकती। तो मुश्किल से परमिशन मिली थी, पर उन्होंने मेरे को दे दी थी। तो इट्स वो एक कॉलोनियल का जो बोलते हैं ना कई लोग, और मुझे बचपन में ये भी याद है, लोग बोलते थे कि अंग्रेज कुछ साल और रह जाते तो और तरक्की हो जाती। उन लोगों ने ये नहीं देखा कॉलोनियलिज्म का, जो एक गुलामी का और एक सब ह्यूमन लेवल जो एक लोगों को ट्रीट किया जाता है, वो ऐसी जगहों पे होता था। इट इज टेरेबल। कुछ सुनाई दिया या दिखाई दिया? मुझे तो कई बार ऐसे ही दिखता था कि यहाँ पे लोग थे अब नहीं है। एक वो फीलिंग होती है ना कि ये थे यहाँ पे अब नहीं है, जैसे तो डिसॉल्व हो गए उसके अंदर। और वहां पे कई बार विंग्स में से पर इतने लोग थे हमारे यूनिट में तो किसका क्या पता चलता था। पर ज्यादा दूर कोई नहीं जाता था शूट से, कोनों में सब एक ही साथ रहते थे। कभी कभी बात हुई इसके बारे में? नहीं यार, मेरे को तो फुर्सत ही नहीं थी यार। मैं तो रात को 4 घंटे सोता था सारा। पहले जाके उस दिन का क्या करना है, फिर खुद की भी एक्टिंग, फिर अगले दिन की प्लानिंग, फिर अरे यहाँ पे सन आ गया, ये चला गया कुछ देर के लिए, ये बंद हो गया, ये खराब हो गया। तो मैं तो उस मैनेजमेंट में ही मैं इतना वो रहता था कि आके सोता था। नींद की गोली खाते मेरे को अभी 2 साल हो गए, अब उससे भी नींद नहीं आती। अब भी खा रहा हूँ? अभी भी खा रहा हूँ। टेंशन की वजह से? हाँ, क्योंकि नींद नहीं आती यार, दिमाग चलता रहता है। और कुछ जब मैं भूखा मरता था तो वैसे ही नींद नहीं आती थी। अब इतनी मतलब ये चीज वो चीज सब कुछ ही अपने हाथ में, तो थोड़ा सा ऐसा है। पर मेरे को जब से मैंने सावरकर जी का वो लिया है, मेरे को मेरी नींद उड़ गई। टेंशन यही है कि लोगों को जाकर फिल्म देखनी चाहिए।
नहीं, टेंशन यही नहीं है, टेंशन यही है कि मैं पूरी पिक्चर अच्छी तरीके से बना सकूं, एक तो ये भी टेंशन है। आर्टिस्टिक टेंशन। आर्टिस्टिक टेंशन भी है, आर्टिस्टिक टेंशन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेंशन भी है, और एक आई वांटेड टू बी एन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट। देखिए आप, अमेरिका ने ओपनहाइमर बनाई, उस आदमी ने एटम बम बनाया था। कितना दर्दनाक एटम बम का हमारा वो रहा है। जापान में इन्होंने सिविलियंस पे हिरोशिमा और नागासाकी में रात को एटम बम फोड़ दिया। बट दे आर द गुड गाइज। अमेरिका इज द गुड गाय। वियतनाम में क्या हुआ, क्या किया उन्होंने, अफगानिस्तान में कितने बिलियन डॉलर तालिबान की गवर्नमेंट हटाने के लिए तालिबान की गवर्नमेंट को देके चले गए। इराक, लीबिया, क्या क्या नहीं किया। पर उनकी मूवीज क्या होती है, उनकी मूवी से प्रोपेगेंडा होता है। वो उनकी मूवी आप पूरी दुनिया में जाती है, वी आर द बेस्ट आर्मी, वी आर द दिस, वी आर द दैट, वी आर द गुड गाइज। जापानीज बेकार हैं, जर्मन बेकार हैं, ये बेकार है, वी आर द गुड गाइज, राइट। और ये हिस्ट्री में भी यही है, क्योंकि हिस्ट्री उन्होंने लिखी है ना, राइट। पर ऐसा नहीं है। वो तो ये भी कहते हैं कि एलियन सिर्फ अमेरिका में आते हैं, उनको बाहर से सिर्फ अमेरिका ही दिखता है और कोई कंट्री नहीं दिखता। तो वही तरीके से जब वो अपने ओपनहाइमर को या ट्रूमन को या इसको सबको वो अपने हीरोज के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, पिक्चरें बनाते हैं और दुनिया देखती है उनको। हम अपने हीरोज को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा। आई डोंट नो वेदर ये ह्यूमन नेचर है या इंडियन नेचर है, पर जब कोई टॉप तक पहुंच जाता है ना, बाकी बहुत सारे लोग उन्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। ये तो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। आई फील कि अमेरिका में थोड़ा सा कम होता है ये, थोड़ा सा कम, कंप्लीटली कम नहीं। नहीं, देखिए आदमी जिसके पास नहीं है उसे चाहिए, जिसके पास है उसको देनी नहीं, सिंपल है, इतनी बात होती है। दैट इज ऑल, दैट इज द ओनली पावर स्ट्रगल कि मैं टॉप पे हूँ, इसको टॉप पे आना है, मैं टॉप की पोजीशन छोड़ूंगा नहीं। वो तो हर जगह होता है। पर ये अमेरिका का जो एक मूवीज का प्रोपेगेंडा है, जो एक अमेरिका ने, अब हमको एक तो इस क्वालिटी की पिक्चर, मैंने एक्चुअली ये पिक्चर इसलिए ऐसी क्वालिटी की इसलिए बनाई है कि इसको इंटरनेशनल ऑडियंस भी अगर देखेंगे ना तो क्वालिटी की पिक्चर है, थुका चपी नहीं है कहीं पे, लुक्स बेग मैंने बनाई है। तो ये क्वालिटी अगर दुनिया तक जाए, हमारी भी एक नेशनल प्राइड जो हमारा है, जो एक रिसर्जेंस आई है कि मुझे याद है यार, मैं मंदिर में अपने वो पंजाबी लड़के जो मेरे दोस्त होते थे उनके साथ में मंदिर जाता था। मंदिर जाके हम तिलक विलक लगा देते हैं, पुजारी सब आके साफ कर देते थे उसको। हिंदू सिंबलिज्म ठीक नहीं थी इतने साल, अब हिंदू सिंबलिज्म रिसर्जेंस पे है। तो ये बहुत ही एक अजीब सी चीज है हमारे देश में, कॉलोनियल हैंगओवर। कॉलोनियल हैंगओवर है कि, पर अभी बदल रहा है। देखो अभी हमारा देश दुनिया में हमारी से होने लगी है, इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ी है, यंग पॉपुलेशन है। दूसरा, हमारी डिप्लोमेसी थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई है, मस्कुलर हो गई है, वो है। और तीसरा, हम बहुत सशस्त्र हैं आज, हमारे वेपन्स मॉडर्न हो गए हैं, हमारी आर्मी के पास मॉडर्न गन्स, तोपें, टैंक, ये वो सब मॉडर्न हो गया है। हम खुद अपने वेपन्स बना रहे हैं। और ये सपना सावरकर जी का था कि हम सशस्त्र हों। एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरा गाल आगे कर दो, पॉसिबल ही नहीं है यार, प्रैक्टिकल ही नहीं है। हालांकि हमारी सोच ये गांधी जी की सोच है, मैं गांधी जी का मैं उनको बहुत मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। गांधी जी ने जो एक लाठी धोती करके एक कॉमन मैन को, एक गरीब आदमी, पूरा देश ही गरीब था, उनको जो साथ में जोड़ा कि आप मेरे साथ चलिए, यही आपका योगदान है देश की स्वतंत्रता में, वो जो उन्होंने मास मूवमेंट शुरू किया, दैट इज अनपैरेलल इन द वर्ल्ड। बट फिर हिंसा को अगर आप आइसोलेशन में देखोगे तो हिंसा मैं भी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता हूं कोई किसी को थप्पड़ चट्टू मारे, गोली वोली, चाकू वाकू, कुछ नहीं। ना ही कोई आर्मी में जो जाता है उसके पेरेंट्स, वो खुद, उसके चाहने वाले, उसकी फैमिली, कोई नहीं चाहता है कि वॉर हो, कोई नहीं चाहता है भाई। आर्मी कोई शहीद होने के लिए ज्वाइन नहीं करता। हाँ, मौका आएगा, होंगे, पर वो कब इक्विलिब्रियम कब होता है सेट? सेल्फ डिफेंस के लिए तो चाहिए ना, सेल्फ डिफेंस के लिए तो वायलेंस चाहिए या थ्रेट ऑफ वायलेंस चाहिए कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा। तो एक विजयदशमी में डिबेट हुई थी, एक डिबेट ने एक टॉक के लिए बुलाया था जहाँ पे मदन लाल धिंगड़ा ने और सावरकर जी ने प्लान करके, लॉर्ड कर्जन वाइली होते थे जो लंदन के सीक्रेट सर्विस के हेड थे, जो कि बंगाल का पहला पार्टीशन जो हुआ था 1905 में रिलीजन के ऊपर, उसमें उस वक्त वो गवर्नर थे वहाँ पे। तो उनको बहुत ये
वो सब बहुत क्रांतिकारियों को उन्होंने फंसाया था और देश तोड़ने में उनका हाथ था। तो विनायक सावरकर ने और मदन लाल धिंगड़ा ने उनको पूरा साजिश रच के, मदन लाल धिंगड़ा ने उनको पॉइंट ब्लैंक 5 गोली मारी जाके, जैसे उधम सिंह ने मारी थी। तो उसके बाद डिबेट हुई और सावरकर जी बड़े जले भुने हुए थे क्योंकि उनको फांसी की सजा हो गई, होनी भी थी। और गांधी जी ने उनको कावड़ बोला था कि ये हिंसा की एक्ट है मदन लाल धिंगड़ा के बारे में। तो उसके बाद डिबेट हुई उनकी और विजयदशमी का दिन था। तो गांधी जी वहां पे आए और गांधी जी बोले मैं किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ विजयदशमी के त्योहार की बात करूंगा जो हिंदुओं में बहुत माना जाता है। विजयदशमी राम राज्य बुराई की अच्छाई से हार का दिन है, राम राज्य की स्थापना का दिन है। राम राज्य त्याग और उपवास से बना था, राम जी के त्याग से, सीता जी के त्याग से, लक्ष्मण जी के त्याग से। राम राज्य का इकलौता ही पथ है त्याग और उपवास, एक यही पथ है, इसी से हमें मिल सकता है। फिर सावरकर जी स्टेज पे आए, बोले तो रावण को तो खामखा ही मारा। तो सावरकर जी का ये मानना था कि राम राज्य उपवास से नहीं, रावण का, उसके भाइयों का, उसके सैनिकों का वध करके मिला था। दूर दूर के राजाओं को पता चल गया था कि अगर राजा राम के साथ गलत करोगे तो तुम्हारा हाल भी महाबली रावण जैसा होगा। सो दैट वाज द टू ऑपोजिंग पोजिशंस जो उनकी थी। बाकी वो आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी, उनकी 3 मुलाकात हुई थी, गांधी जी उन्हें रत्नागिरी भी मिलके आए थे। उनका जो लास्ट बेल पिटिशन था उस पर गांधी जी ने भी एडवाइस किया था कि यार इतने लंबे लंबे खत मत लिखो, केस लिखो, वो लिखो और वो करो। और गांधी जी ने आर्टिकल भी लिखे थे कि सावरकर ब्रदर शुड बी रिलीज्ड। और उन्होंने कहा था कि विनायक ने अंग्रेजों के छल कपट मुझसे पहले देख लिए थे। इतना इंटेलिजेंट, इतना बहादुर, इतना ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स वाला आदमी अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगा तो देश के हित में होगा। गांधी जी उनको कांग्रेस में मिलाना चाहते थे। तो और वो कांग्रेस में होते ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी, कांग्रेस अलग है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग थी, क्योंकि तिलक जी प्रेसिडेंट थे, वो हार्डलाइनर थे। तिलक जी ने खुदीराम बोस की बड़ाई कर दी कि ये योद्धा है, उनको मेंडले भेज दिया था 7 साल के लिए। तो कांग्रेस में भी नरम दल और गरम दल होते थे। गोखले साहब वगैरह ये नरम दल के थे, तिलक साहब वगैरह ये गरम दल के थे। और तिलक साहब की प्रोडिजी थे सावरकर जी। अगर तिलक जी को वहां नहीं भेजते जेल में और सावरकर जी को काला पानी नहीं होता तो कांग्रेस एक गरम दल वाली, इंडियन नेशनल कांग्रेस गरम दल वाली होती। तो ये ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं क्योंकि, और वो गांधी जी को हेट नहीं करते थे, वो अहिंसा को हेट करते थे। अगर उनकी हिंदुत्व अगर आप पढ़ो तो उसमें काफी सारे पन्ने शुरू के बुद्धिज्म पे हैं, क्योंकि हमारे देश में बौद्ध धर्म बहुत बड़ा होता था। अशोका ने उसको बहुत बड़ा कर दिया था, पूरे और विश्व में पहुंच गया था बौद्ध धर्म। तो बाकी देशों ने कुंगफू बना लिया, बौद्ध धर्म के अलग अलग वो बना लिए जो कि सशस्त्र होते थे, हमारे देश में नहीं था। फिर ये कबीले वाले हंस और शाकाज आए थे, उन्हें पूरा देश को लूट पाट दिया। तब फिर से दुर्गा माँ की पूजा होने लगी, शिव जी की पूजा होने लगी, हनुमान जी की पूजा होने लगी, कृष्ण जी की पूजा होने लगी। तब देश फिर से बदला। सावरकर जी तो कहते थे कि बुद्धा से बड़ा कोई अपोस्टल इस दुनिया में ना कभी हो सकता है ना होगा। वो एक ऐसे वो थे जो धरती पे उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। बुद्धा जी से बड़ा, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं पूछता हूं उनको, पर मैं उनसे अग्री नहीं करता हूं, क्योंकि दुनिया एक हरे पहाड़ों और बुली नीली नदी वाली पेंटिंग नहीं है, इसमें खूनी दांत वाले दरिंदे भी हैं। उनका क्या, जिसे कहते हैं द नेचर ऑफ लाइफ इज वायलेंस। यस, जो हम पहले बात कर रहे थे। तो वो कहते कि सेल्फ डिफेंस के लिए तो अपने को करना पड़ेगा ना यार, टोटल अहिंसा में तो जा नहीं सकते। अब यूक्रेन के पास कितनी बड़ी न्यूक्लियर आर्सेनल थी, उन्होंने छोड़ दी। अब क्या हाल हो रहा है? तो अपने आप को सशस्त्र करना, अपने देश को सशस्त्र करना, अपने देश के सैनिकों के लिए भी और नागरिकों के लिए भी और अपने देश के लिए भी बहुत जरूरी चीज है। जब टक्कर के होते तभी दूसरे वाला आपको आपके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। टक्कर के नहीं होगे तो वो भावी होगा। ये तो दुनिया का रीत है, ह्यूमन नेचर है। तो ये चीज सावरकर जी बहुत समझ गए थे बहुत पहले। मतलब इसी क्लिप की वजह से हम लोग छोटे मोटे क्लिप्स काट कर ट्विटर पर नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं। नेचर ऑफ आवर जॉब्स, नेचर ऑफ जॉब्स देख लो आप क्या करना। मैं तो चाइना बॉर्डर पे गया था और मैं गांधी जयंती पे चाइना बॉर्डर पे गया था अरुणाचल प्रदेश में, वहां मुझे बुला रखा था। मैं बोला वहां पे, मैं कहा आपने गांधी जयंती पे जो सावरकर प्ले कर रहा है इसको यहाँ बुला लिया। तो मेरा एक इंटरव्यू हुआ था बॉर्डर लाइन पे, वहां पे कोई एक्टर नहीं गया था आज तक। तो सैनिक भी बहुत खुश थे, हमारे सिपाही ऑफिसर वगैरह ये वो। और चाइना वाली साइड से बस 2 आदमी होते थे, हमारे लोगों के पास भी कोई गन्स वन्स नहीं थी।
वो सब नीचे होती थी, वहां पे नहीं होती थी। और दूसरी साइड भी 2 आते थे, वो 2-3 बजे तक रहते थे, वो आके हमारी फोटो, जो भी आता था उसकी फोटो खींचते थे, जो भी आता था उसकी फोटो खींचते थे, बस उनका यही काम था। तो मैं वहां खड़ा होकर कर रहा था कि अगर यहाँ से आर्मी आएगी तो हम इसको कौन सी अहिंसा परमो धर्म कैसे बोलेंगे उनको? उसके लिए तो शस्त्र उठाने पड़ेंगे ना, जब हमारे पास शस्त्र होंगे तभी वो लोग नहीं आएंगे डर के मारे। तो वो एक, और ये था, और बाद में जाके नेहरू जी की भी ये पॉलिसी थी, और गांधी जी भी ये बिलीव करते थे कि हमें आर्मी की जरूरत ही नहीं है, हम अहिंसा प्रेमी देश हैं, हमें आर्मी की जरूरत नहीं है। फिर जब चाइना वॉर में हमारा बुरा हालत हुआ, तब के.एम. करियप्पा, जनरल के.एम. करियप्पा जो उस वक्त फील्ड मार्शल थे, उन्होंने कहा था कि अगर देश सावरकर जी की सुनता तो आज हमारा इतना बुरा हाल नहीं होता, क्योंकि सावरकर जी मिलिटराइजेशन की बात करते थे, अपने आप को सशस्त्र करो, उसी से ही हमारा देश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में आएगा। तो ये उनका मानना था, और आज वही हो रहा है। आज हमारे देश को सशस्त्र, हम खुद वेपन्स बना रहे हैं यार। मतलब उस जमाने में वो ट्रूथ ऑफ जियोपॉलिटिक्स समझते थे जी, उस जमाने में। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा था ना कि कैसे जर्मनी के पास आधुनिक हथियार आए, उन्होंने उठ के कर दिया काम। और वो सुभाष जी को बोले थे कि आप जर्मनी और जापान के आधुनिक हथियारों के साथ अंग्रेजी फौज पे हमला करो। एक साइड उन्होंने वो किया, दूसरी साइड सबको बोला कि अंग्रेजी फौज ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग मिलेगी, वेपन की ट्रेनिंग मिलेगी। अरे हमारे जमाने में किसी को बंदूक मिलती तो हमें काला पानी भेज दिया जाता था। अंग्रेज खुद स्वयं तुम्हारे हाथों में तोपे, बंदूक, टैंक दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में भर्ती हो जाओ, ट्रेनिंग लो, अफसर बनो, फिर समय बताएगा कि बंदूक की नली किस ओर घुमानी है। तो चाहते थे कि जितना हम सशस्त्र होंगे उतना ही हम बने। फिर बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज में घुसने, रिक्रूटमेंट की बहुत बड़ी ड्राइव चलाई थी। तो वो चाहते थे कि हम लोग ट्रेन होके एक ऐसे वो बन जाए जैसे कि अमेरिका है, उनकी आर्मी के बेस पे ही तो वो इतना कुछ कर रहे हैं। वर्ल्ड पावर कैसे है वो? उनकी आर्मी की वजह से है ना। तो सावरकर जी का ये वो था। तो बाद में भी उन्होंने ऐसे बहुत कुछ उन्होंने चीजें की थी जो उनका मानना, जो लोग जानते नहीं है। फिर जात पात के अगेंस्ट थे वो बोलते थे कि अंतरजातीय विवाह शुरू करो। और गांधी जी ने बोला था कि ये वर्ण व्यवस्था हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये 1927 की बात है। और सावरकर जी ने कहा था, बोला, गांधी जी ने पूछा कि आपके क्या ख्याल है इस पे? तो उन्होंने कहा अंतरजातीय विवाह शुरू करो, 4 पुश्तों में लोग भूल जाएंगे कौन कौन जात के, हर एक हो गए हिंदू रह जाएंगे। पतित पावन मंदिर सावरकर जी ने पहला बनाया था भाई। गांधी जी ने उसके बारे में गाना बनाया था, पर काम एक उसमें वो ऐसे शादी कराते थे, सबको बुलाते थे, कौन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जात नहीं बताते थे। तो ये करते थे, बैठ के सबके साथ खाना खाना, जनेऊ सेरेमनीज करानी लोअर कास्ट के लोगों की उस टाइम की। तो बहुत ही प्रोग्रेसिव आदमी थे, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव आदमी, पिक्चरें लाइक करते थे। इस कैरेक्टर को निभाने के बाद आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा बदल चुकी है। मे बी ये निर्देशक निर्माता जो आता है ना, ये सावरकर जी ने पहली बार दिया था। गांधी जी पिक्चरों के अगेंस्ट थे, बहुत अगेंस्ट थे। आप बहुत ज्यादा इंटेंस इंसान हो। क्यों, कैसे यार? पता चल जाता है पॉडकास्ट करने के बाद। कुछ इंसानों में ज्यादा ही इंटेंसिटी होती है। अगेन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि आप उस डेप्थ ऑफ इमोशन तक पहुंच सकते हो खुद में ही। हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि सावरकर जी भी बहुत इंटेंस आदमी थे। हाँ, मतलब उनके साथ समय गुजारना आसान नहीं था। उनके साथ समय गुजारना आसान नहीं था। नहीं था, मेरे साथ भी नहीं था। मैं तो, लोग कहते हैं तुमने क्या क्या दिक्कतें उठाई, मगर यार मेरे को सेट पे जो मेरे कास्ट और क्रू ने मुझे झेला है, एक भूखा आदमी और एक जिसको काम पूरा करना है, आज पैसे की भी वो चल रही है, टाइम की भी फिर की चल रही है। तो एक वर्ड होता है हैंग्री, आजकल बनाया है हम लोगों ने। तो आई वॉज अ हैंग्री आर्टिस्ट एंड हैंग्री डायरेक्टर एंड ऑल दैट। और कहीं कहीं वो सावरकर जी भी थे, क्योंकि अगर आप अटल जी की उनके बारे में सुनो तो उसमें तिखट, तीखापन, ये वो तो उनमें बहुत था। वो तो कहीं धीरे धीरे वो मेरे में भी आ रहा था। मूवी की टाइमलाइन एंड कहाँ होती है? 1950 में वो 27 साल उनको अंग्रेजों ने कैप्टिविटी में रखा। फिर गांधी जी की जब असैसिनेशन हुई तो उस केस में उनका कोई जुडिशियल एविडेंस नहीं था, पर उनको उसमें उन्होंने अक्यूज बनाया। पहली जो चिट्ठी आई थी उसमें लिखा था कि विदाउट जुडिशियल प्रूफ वी कैन नॉट अरेस्ट मिस्टर सावरकर, इज टू बिग अ पर्सनैलिटी। देन इट केम कि इवन इफ देयर इज नो जुडिशियल प्रूफ, हिज हिस्ट्री एंड आइडियोलॉजी शोज दैट ही कुड हैव डन इट। पर कोई कनेक्शन ही नहीं बना पाए उसमें कोर्ट केस में। तो पर उस दौरान फिर वो फ्री इंडिया में 1 साल जेल में रहे, लाल किला में 1 साल फ्री इंडिया में, और वो कनेक्शन ही नहीं बना पाए। तो मेरा अनुमान क्या लगता है मुझे कि 3 पार्टियां थी हिंदुस्तान में, एक मुस्लिम लीग, एक हिंदू महासभा, मेजर पार्टियां, और एक कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी। अब मुस्लिम लीग वाले सब लोग चले गए, पाकिस्तान चले गए लीडर्स मोस्टली, बची हिंदू महासभा। जब हिंदू महासभा के जो आइडियोलॉग थे, जो सबसे जिनसे लोग वो रखते थे इत्तेफाक कि भाई हिंदू महासभा के जो सरगना है,
उनको आपने अक्यूज कर दिया बापू के मर्डर असैसिनेशन में, तो हिंदू महासभा तो वेरीफाई हो गई ना। फिर एक ही पार्टी बची, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1952 में अनअपोज जीत गई ऑलमोस्ट। तो ये एक खेल उनके साथ, और उसकी वजह से उनके ऊपर, उनका जो पूरे चरित्र के ऊपर और बहुत लालचनाएं उठी, बहुत वो हुआ, लोगों अकेले हो गए थे बिल्कुल, लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था इतना कुछ देश को करने के बाद। और 1950 में दिल्ली में लियाकत अली खान साहब आए थे, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। जिन्ना साहब तो 1 साल के अंदर अंदर मर गए थे, उनको टीबी थी, किसी को बताया नहीं उन्होंने। लियाकत अली दिल्ली में आए, सावरकर जी को यहाँ जेल कर दिया, प्रिवेंटिव कस्टडी, रॉलेट एक्ट, क्या प्रिवेंशन एक्ट होती है, आजकल भी होती है शायद, तो वो अंग्रेजों का कानून था, रॉलेट एक्ट बोलते थे उसको। तो उसके दौरान उनको फिर से अंदर कर दिया। लियाकत अली 5 दिन में चले गए, ये कोई 6 महीना इनको जेल में रखा। पॉलिटिक्स के साइड इफेक्ट्स ये सब। हाँ देखिए, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, जैसे मैंने बताया पहले कि लाखों की तादाद में हिंदू लोग पाकिस्तान के एरिया से इंडिया आए थे। पॉडकास्ट के स्टार्ट में जो हमने कहा कि हर इंसान के अंदर एक आग होती है, अलग वजह से वो आग जलती है, और वो डिपेंडेंट होती है उस इंसान के स्टोरी लाइन पर कि बचपन में क्या हुआ है, टीनेज में क्या हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीर सावरकर के बचपन, टीनेज और यूथ में हुआ क्या था कि वो शुरू से ही ना, वो बहुत ही शिवाजी से बहुत प्रेरित थे, गुरु गोविंद सिंह जी से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने पहले बचपन में एक मित्र मेला बनाया, जिसमें कि बच्चे आते थे और घर से शस्त्र लेके आना है, एक चक्कू, छुरी, कांटा, कुछ तो लेके आना है, और वो उसमें फिर भर्ती कर लेते थे आपको, व्यायाम करा, दंड मरवाते थे, स्विमिंग करवाते थे, तलवारबाजी, लठबाजी, ये सब, कुश्ती, ये सब होता था। उसके पहले क्या हुआ था कि उनके माताजी तो पहले मर गई थी, उनके पिता, अच्छा, हिंदुस्तान में 1897 से 1920 तक प्लेग था, जगह 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 प्लेग हो रहा था। ये चूहों से आया था, इंग्लैंड से, शिप के ऊपर। तो इनके पिताजी भी प्लेग में मर गए थे। तो वहां से फिर इनका सिलसिला शुरू हुआ। फिर चापेकर बंधु ने, एक WC रैंड होते थे और लेफ्टिनेंट आयस्ट, तो WC रैंड ने, अंग्रेजों ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने घर तोड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि अंग्रेजों को लगा ये नीचे से आ रहे हैं चूहे, और उन्होंने मंदिर भी तोड़ दिए, मूर्तियां भी तोड़ दी। और 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने जब इंडिया टेक ओवर किया था, तो क्वीन विक्टोरिया ने बोला था कि आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। वो मर गई 1901 में, उसके पहले ये शुरू हो गया था। तो 3 भाई थे, चापेकर बंधु, उन्होंने WC रैंड को गोली मार दी। वो बहुत तहलका हो गया, और जब उनको फांसी हुई तो विनायक सावरकर को बहुत टच कर गई ये बात, की बोला अपने लोगों के लिए लड़ना गलत है क्या। उन्होंने 2 औरतों का रेप भी कर दिया था रैंड साहब ने, नासिक में, तो उन्होंने मार दिया उनको फांसी लगी। तो विनायक सावरकर ने उस वक्त अष्टभुजा देवी के सामने कसम खाई थी कि मैं या तो इनको शिवाजी महाराज की तरह मार मार के भगा दूंगा, या चापेकर बंधु की तरह मारते मारते मर जाऊंगा। वो कसम जिस दिन उन्होंने खाई, उस दिन से उनकी जिंदगी कुछ और हो गई। फिर उन्होंने शादी नहीं करना चाहते थे, मैं तो क्रांतिकारी हूं, मैं किसी और की जिंदगी क्यों खराब करूं। पर उनको इंग्लैंड जाके पढ़ना था, तो उनकी बीवी जो बाद में बनी, उनके फादर अमीर थे, तो वो राजी हो गए कि अगर मेरी इंग्लैंड की एजुकेशन स्पॉन्सर कर देंगे तो मैं कर लूंगा। पर उनको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिल गई थी बाद में। तो फिर उसके बाद वो फर्गसन कॉलेज गए, वहां पे उन्होंने उनको हॉस्टल से निकाल दिया, तो उन्होंने एक नई सीक्रेट सोसाइटी बनाई। वो ना सीक्रेट सोसाइटीज ऑफ यूरोप बाय थॉमस फ्रॉस्ट से बहुत प्रभावित थे। एक इटालियन क्रांतिकारी था माजीनी, उनसे बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने देखा था कि यूरोप में कैसे रेवोल्यूशन हुआ, उन्होंने पूरा पढ़ा था, इटली में कैसे हुआ, यहाँ कैसे हुआ, वहां कैसे हुआ, रशियन रेवोल्यूशन के बहुत क्लोज टच में रहते थे वो। तो वहां पे फिर उन्होंने एक और सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जिसका नाम था अभिनव भारत। वो अभी बंगाल की सीक्रेट सोसाइटीज, पंजाब की सीक्रेट सोसाइटीज, मद्रास प्रोविंस की, सब आपस में बात करने लग गए थे। तो फिर सीखने के लिए वो इंग्लैंड गए, वहां पे उन्होंने द फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई, जो भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी। वहां से फिर गन्स वंस इंडिया भेजी, बॉम्ब मैनुअल लेनिन से लेके इंडिया भेजे, चिट्ठियां लिखी लोगों को, बगावत के लिए तैयार। उनको लगता था मुट्ठी भर अंग्रेज है यार, को मारना शुरू हुए तो पता नहीं चलेगा कहां से आएगा अगला। तो वो इस तरह से उनके साथ हुआ। उनका बेटा मर गया जब वो इंग्लैंड में थे, उसकी वाइफ यहाँ थी, वापस नहीं आ पाए। बोला कि अब मैं वापस जाके बीवी का दुख बांटूं, या यहाँ पे कुछ ऐसा करूं जिससे कि मदन लाल धिंगड़ा, खुदीराम बोस और अनंत कन्हरे की जो उन्होंने किया सशस्त्र क्रांति में, जो उन्होंने मारे लोग, उनकी तरह फांसी होगी, तो या उनका बलिदान व्यर्थ नहीं चला जाए यार। तब उन्होंने एक कविता लिखी थी, सागरा प्राण तड़मड़ला, which was very beautiful. So these are the things that happened with him, and then
ऑफ कोर्स ही वाज इन पेरिस व्हेन उनके नाम वारंट निकल गया, वो गन्स मैच हो गई और फिर वो पेरिस में रह सकते थे, पर उनको लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए ताकि मैं कोर्ट से अपनी बातें दुनिया तक पहुंचा सकूं। और इंग्लैंड के कानून के हिसाब से सिर्फ 3 साल की सजा होनी थी। उन्होंने उनका ट्रायल ही नहीं किया और अब भेजो इसको इंडिया। इंडिया जाते वक्त वो कूद के भागे इस समुंदर में, फ्रांस में। वहां पे गए तो उनके पीछे पड़े रहे लोग। फिर उन्होंने जाके पुलिस वाले को पकड़ा कि अरेस्ट मी, आई एम अ पॉलिटिकल फ्यूजिटिव। उनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनको लगा कोई पागल आदमी है। इतने में वो ब्रिटिश पुलिस वाले आ गए, उनको ले गए। वो बोलता है यार मैं तो पॉलिटिकल फ्यूजिटिव हूँ, ये तो ब्रिटिश पुलिस है, यहाँ पे कैसे अरेस्ट कर सकती है। उनको समझ में नहीं आया, लगा पागल है कोई। उनको वापस ले आए। फिर उनके ऊपर इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हेग में, जैसे अभी इजराइल का केस चल रहा है, इसमें केस चला, इसमें फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब बैठे, पर आपस में समझौता हो गया। फिर इनको यहाँ पे इंडिया आए तो इंडिया में भी जूरी वूरी कुछ दिया नहीं, सीधा काला पानी। 2 साल की काला पानी की इनको सजा दी, 2 लाइफ टाइम की, सॉरी 2 उम्र कैद, 50 साल। उनके बिल्ले पे लिखा था 1960 में निकलूंगा। फांसी नहीं दी, क्यों? टॉर्चर के लिए। मार्टर बन जाते ना, शहीद हो जाते तो और नुकसान होता हमको, अंग्रेजों को। वो ना ऐसा करते थे। वासुदेव फाड़के साहब थे, उन्होंने 1870s में इनको मारना शुरू किया था, गैंग्स बना लिए थे, लूट मार इनकी शुरू कर दी थी, मुखबरी कर दी अपने लोगों ने। उनको पकड़ा, यमन ले गए, 3 साल तक कुछ नहीं किया, उनको वहां रखा, चुपके से फांसी दे दी, कहीं हीरो ना बन जाए। तो ये उनके साथ हुआ। वो तो कई बार कॉन्टेम्पलेट करते थे कि यार काश मुझे फांसी हो जाती मदन की तरह, यार ये क्या है। और 27 साल का लड़का, 50 साल की कैद, वो भी उस कंडीशन में। लॉयर, राइटर, इन्फ्लुएंसर। उनको वहां लगा यार मेरी तो जिंदगी खराब हो रही है, ना मैं देश के लिए कुछ कर पा रहा हूं, ना अपने लिए कुछ कर पा रहा हूं। फिर उनको लगा साम दाम दंड भेद। तब तक वो रोमांटिक क्रांतिकारी थे, मार देंगे, ये कर देंगे। अभी क्रांति तो पता काला पानी में जाके चली ना, अब यहां से निकले कैसे। बेल प्ली उन्होंने लिखनी शुरू की, अपनी नहीं, सब कैदियों की लिखते थे। कितने कैदी रिहा हो गए, इनको कभी रिहा नहीं किया, दोनों भाइयों को। ये तो बाद में गांधी जी ने जब बोलना शुरू किया तब इनको छोड़ा वहां से। और हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, 6 साल जॉन्डिस रहा दोनों भाइयों को, बहुत तकलीफें थी, कभी उभरे नहीं उससे। वो मार जो वहां पड़ी बॉडीली, उससे कभी उभरे ही नहीं। वो जो वहां पे बीमारियां हो गई, वो कभी ठीक ही नहीं हुई। सबसे मुश्किल सीन कौन सी थी आपके लिए? सबसे मुश्किल एक सीन था जो मुझे लिखना भी बहुत मुश्किल था और मेरे को करने में भी पता नहीं, मैं वाज नॉट श्योर, पर वो बहुत अच्छा आया है। जब 20 साल के बाद, नहीं 10 साल के बाद बीवी मिलने आती है भाई के साथ, और बाबा राव जो उनके बड़े भाई थे, उनकी बीवी का नाम था यशु, जो इनकी माँ की तरह थी। माँ मर गई थी तो शादी हुई बड़े भाई की, तो भाभी माँ जैसी थी। यशु जी ने पूरी जिंदगी वेट किया कि कभी मैं जाके इन दोनों से मिलूं, और 4 दिन पहले मर गई। अब उस सीन में मैं डायलॉग क्या लिखूं, क्या बात करोगे यार, 10 साल बाद एक दूसरे को देख रहे हो, हुलिया बदल गया सबका, दूर दूर खड़े कर रखे हैं सिपाही, देख क्या बात करोगे। तो मैंने वो साइलेंस में रखा है, वो क्या बोलोगे एक दूसरे को। ऐसा मैं क्या सीन लिख दूं, जहां से सीन करूं वो पूरी पिक्चर है। पर उसमें वो एक बोलते हैं कि छोटा भाई, उनको होप देने के लिए, नारायण राव, तीनों भाई क्रांतिकारी थे। नारायण राव को तो बापू की असैसिनेशन के बाद गिरगांव चौपाटी पे मॉब लिंच कर दिया था, जिससे वो मर गए। सावरकर जी का छोटा भाई सगा डॉक्टर, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों का मैसेकर हुआ था कि बापू की हत्या में इनका हाथ है, तो वो आए तो वो बोलते हैं कि मैं गांधी जी से मिला था, वो आपके बारे में लेख लिखेंगे, वो कहेंगे तो आपकी पिटीशन जरूर स्वीकार होगी। सो देन विनायक सावरकर लुक्स एट हिम एंड सेज, गांधी इतना बड़ा हो गया। सो देयर वाज अ फैक्ट, बोलते कि हाँ, तिलक जी के देहांत के बाद अब गांधी जी ही हिंदुस्तान के नए लीडर हैं। And he had known Gandhi ji for the ahimsa and all that. That was a very heartbreaking moment for the two brothers inside. रणदीप हुडा, मैं चाहता हूँ कि लोग जाकर ये फिल्म को देखें। सोचा था कि आपसे आपकी जिंदगी के बारे में बात करूंगा ज्यादा। मेरी जिंदगी है भाई आजकल। मजा आ गया, काश आप मेरे हिस्ट्री टीचर होते। हाँ, ये मुझे बहुत लोग बोलते हैं, पर देखिए ये पिक्चर हिस्ट्री का कोई लेसन नहीं है। मैंने लार्जर देन लाइफ एंगल्स लगा के बैकग्राउंड देके पूरा मैंने एक थ्रिलर टाइप की पिक्चर बनाई है। कोई भाषण नहीं दे रहा हूं मैं आपको देशभक्ति का, कोई मैं आपको स्वतंत्रता का भाषण नहीं दे रहा हूं। एक आदमी है, उसकी जिद है, दूसरा आदमी उसकी जिद है, और बहुत लोग हैं।
गोल एक ही है, रास्ते दो हैं, एंड में जाके एक ही बन जाते हैं। गांधी जी भी अखंड भारत की मांग कर रहे थे, सावरकर जी भी अखंड भारत की मांग कर रहे थे। पर अक्सर ऐसा होता है कि क्रांति होती है, और जब क्रांति सक्सेसफुल होती है तो पॉलिटिशियन लोग फिर पावर संभालते हैं। ना गांधी जी ने संभाला, ना सावरकर जी ने संभाला, वो कोई और ही लोग थे जिन्होंने संभाला। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग क्यूरियस है भारत की असली हिस्ट्री को लेकर, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक डिमांड था कि भारत की हिस्ट्री को ही लेकर बहुत ज्यादा फिल्में बनाओ प्लीज। फाइनली आई थिंक वो डिमांड आंसर हो रहा है, तो आई एम श्योर कि लोग ये फिल्म देखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म भाई। थैंक यू। बहुत सारे लोग देखने जाएंगे, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। थैंक यू ब्रदर।